एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर। एग्जामिनेशन में इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड बिलीव में ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है एंड क्वेश्चन इससे बहुत इजीली बन जाते हैं, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में बताइए। लेट्स स्टार्ट। तो समझते हैं कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का एक्चुअली मतलब क्या है। लिक्विडेशन का मतलब होता है समापन। मतलब होता है समापन कि जस्ट यहाँ पर कंपनी को क्या करना है, क्लोज डाउन करना है, ठीक है ना। कंपनी का यहाँ पर क्या होगा, क्लोज डाउन होगा, शट डाउन होगा, बिजनेस स्टॉप होने वाला है, ठीक है। तो देखो लिक्विडेशन का सिंपल मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखे हैं, इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं इन डिटेल में। लिक्विडेशन इज द वाइंडिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब सिंपल कंपनीज का यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है एक लीगल प्रोसेस जिसके थ्रू कंपनी बंद करी जाएगी। वाइंडिंग अप का यहाँ पर मतलब क्या है, लीगल प्रोसेस टू लिक्विडेट द कंपनी को बंद करने का लीगल प्रोसेस, ठीक है। और एक टर्म आता है डिसोल्यूशन मीन्स कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, मतलब कि पूरी तरीके से कंपनी शट डाउन हो जाएगी। अब देखो एक कंपनी क्या होती है कि कंपनी एक लीगल प्रोसेस से क्रिएट करी जाती है, तो लीगल प्रोसेस से ही बंद होगी, ठीक है ना। लीगल प्रोसेस से क्रिएट करी जाती है कंपनी, जैसे कि पहले प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इस टाइप से उसका शुरुआती स्टेज होता है। जब कंपनी बंद करी जाएगी तो उसका भी लीगल प्रोसेस होगा ना। अगर आप कंपनी को स्टार्ट किए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट हम अब और नहीं चलाएंगे कंपनी, आज से बंद कर रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कंपनी में बहुत सारे लोन्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आप यू कान डू कि आज बंद कर रहे हैं, ताला लगा, आज से कंपनी बंद हो जाएगी। यू कान डू लाइक दैट कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं, नो। इट्स ए लीगल प्रोसेस टू क्लोज डाउन द कंपनी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, लिक्विडेशन। तो वाइंडिंग अप क्या है, कंपनी को लिक्विडेट करने का वाइंडिंग अप जो है वो इनिशिएटिव मतलब शुरुआती स्टेज है। सबसे फर्स्ट स्टेज को वाइंडिंग अप बोला जाएगा। वाइंडिंग अप से वो क्या होगी, लिक्विडेट होने स्टार्ट हो जाएगी, और जब कंप्लीट लिक्विडेशन हो जाएगा, कंप्लीट कंपनी मतलब सब कुछ काम वर्क और जो भी लीगल प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, तो एंड में उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, डिसोल्यूशन। जिसमें क्या होता है, कंपनी का जो नाम है उसको भी हटा दिया जाता है कि वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो लिक्विडेशन का मतलब समझ में आ गया। लिक्विडेशन, अब देखो लिक्विडेशन होने से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब लिक्विडेशन होने से इंडिया में कोई नहीं चाहेगा कि कंपनी बंद हो, कोई भी कंपनी बंद हो, क्योंकि कंपनी बंद होने से बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, ठीक है। कौन, जो उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, ठीक है ना। तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, जो कंपनी से मतलब कंपनी ने जिन्होंने लोन लिया है, ठीक है, कंपनी ने जिन जिन लोगों से लोन लिया वो लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो इंडिया में कंपनी को बंद करना मतलब कि एक लास्ट स्टेप है। एक तरीके से कह लो कि इसके पास ऑप्शन होते हैं बहुत सारे। जैसे कि कोई इंसान है, उसको एक्सपायर होने से पहले, अगर कोई इंसान एक्सपायर उससे पहले उसको बहुत सारे ट्रीटमेंट किया जाता है मेडिकल में, ये वो फलान ढेकान बहुत सारा ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसी टाइप से कंपनी, अगर मान लो कोई सिक कंपनी है, वो प्रॉफिट नहीं मेक कर रहा है, वो लॉसेस मेक कर रही है, ठीक है ना, तो कंपनी खुद से पहले रिवाइव उसको करना पड़ता है, ठीक है। कंपनी सोचेगी कि हम रिवाइव होंगे, ठीक है, फिर से हम उसको क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अमालगमेशन वगैरह करके एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनली कंपनी को क्या करा, रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब किसी मतलब मान लो कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अब नहीं लग रहा है कि कंपनी रिवाइव हो सकती है, तो उस केस में एक पॉइंट पे कंपनी को फिर क्या करा जाता है, लिक्विडेट। जैसे इंसान को ना सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी अब नहीं लगता है कि ये रह पाएगा, उसी टाइप से अगर कंपनी भी सारा जो रिवाइव का प्रोसेस है अगर उसको करती है, उसके बाद भी अगर नहीं वो क्या बोलते हैं वो रिवाइव कर पाती है, तो एट लास्ट क्या होता है कि उस कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता है, कंपनी को शट डाउन करना पड़ता है, ठीक है ना। अब मान लो कि ऐसा ना हो कि कोई कंपनी लिक्विडेट हो, लेकिन अगर मान लो एक सरकमस्टांस या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जिस पर यहाँ पे किसी कंपनी को क्या करना पड़ रहा है कि क्लोज डाउन करना पड़ रहा है, तो कंपनी किन किन मोड से वाइंडिंग अप कर सकती है, मतलब कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग क्या है, क्या क्या तरीके।
तरीके हैं। इसमें जो रीज़न है वो बताया गया है। तो कंपनी इनएबिलिटी टू पे डेट्स, अगर कंपनी अपनी डेट को पे नहीं कर पा रही है, ठीक है, इनएबिलिटी टू पे डेट यानी कि जो लोन लिया हुआ है कंपनी ने कहीं से, उसको पे करने में असफल है, कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी मेकिंग लॉसेस, कंपनी इज नॉट इन अ गुड पोजिशन, कंपनी इज नॉट एबल टू पे द डेट्स, इसको बोला जाता है इनएबिलिटी टू पे डेट्स। अगर कंपनी का सिचुएशन बहुत ख़राब है, वो पेड नहीं डेट कर पा रही है, तो इस केस में कंपनी क्लोज डाउन करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपनी जब इस इनएबिलिटी टू पे डेट्स की वजह से अगर क्लोज डाउन होगी तो IBC 2016 यानी कि इंकरप्सी, क्या बोलते हैं इसको, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 अप्लाई होगा, ठीक है। इनका बस ये रिमेंबर करने के लिए है, इसका ज़्यादा कोई खास रोल नहीं है। बस यहाँ पे इनएबिलिटी टू पे डेट्स अगर है, इस वजह से कंपनी क्लोज डाउन हो गई, तो इनकरप्सी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 अप्लाई होगा। लेकिन अगर ये जो इनएबिलिटी टू पे डेट्स के अलावा और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो वहाँ पर बताया गया है कि ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट्स की, इनएबिलिटी मतलब डेट को पे करने के अलावा और क्या क्या रीज़न है जहाँ पे कंपनी को बंद किया जा सकता है, तो उस रीज़न को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये देखो 5 ग्राउंड्स है, कितने ग्राउंड्स है, 5 ग्राउंड्स है जहाँ पर कंपनी बंद हो सकती है। कौन कौन से अदर ग्राउंड्स है उसको देख लेते हैं, इसके बाद ये क्या है वो आई विल एक्सप्लेन जस्ट इन फ्यू मिनट्स। अगर कंपनी ने खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि मुझे बंद होना है, कंपनी ने खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि मुझे बंद होना है, तो कंपनी बंद हो सकती है, ठीक है। इफ़ कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ इंडिया, अगर कंपनी ने, ठीक है, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी या कंपनी इंडिया के अगेंस्ट में कोई एक्ट किया है, कोई काम किया है, ठीक है ना, तो उस केस में कंपनी को बंद किया जा सकता है। फिर एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर रजिस्ट्रार के थ्रू एप्लीकेशन लगाएगा कि इस कंपनी को बंद किया जाना चाहिए, ठीक है। और कंपनी और जो ये क्या बोलते हैं कि कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर्ड क्या है ऑथराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, अगर वो एप्लीकेशन लगाता है तो कंपनी बंद किया जा सकता है। आप सोच रहे हो कि एप्लीकेशन कहाँ लगाएगा, तो एप्लीकेशन लगाने के लिए एक जो है अथॉरिटी है या फिर कह लो एक बोर्ड है NCLT, ठीक है ना, NCLT करके है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता, मतलब एप्लीकेशन दिया जाता है। इसको फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 ग्राउंड्स जिसके कारण कंपनी बंद हो सकती है, जिसमें पहला क्या था कि कंपनी ने खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, तो उसके बाद अगर कंपनी अगर इंडिया के अगेंस्ट में एक्ट कर रहा है, तो फिर अगर एप्लीकेशन लगाया जाता है रजिस्ट्रार या फिर कोई भी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, तो उस केस में कंपनी को क्लोज डाउन किया जा सकता है। या फिर डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, ठीक है ना, एनुअल रिटर्न यानी टैक्स रिटर्न विथ रजिस्ट्रार फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर, अगर पिछले 5 साल का, ठीक है, 5 सालों का अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेल मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाई है, ठीक है ना, रजिस्ट्रार के पास वो फाइल नहीं कर पाई है, प्रेजेंट नहीं कर पाई है, या एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, तो उस केस में कंपनी को क्लोज डाउन किया जा सकता है। या फिर ओपिनियन ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल का ओपिनियन अगर है, ठीक है ना, तो उस केस में कंपनी को क्या जा सकता है, बंद किया जा सकता, लगता है अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए तो वो बंद कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को कि इनएबिलिटी टू पे डेट्स और जो 5 रीज़न थे जिसके कारण कंपनी को बंद किया जा सकता है, तो इन 2 कारणों का कंपनी बंद हो रहा है तो उसको बोलेंगे कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ठीक है। इन 2 कारणों के चलते, या फिर पे डेट नहीं पे कर रही है, या फिर जो अदर हमने 5 रीज़न देखे उन रीज़न की वजह से अगर कंपनी को क्लोज डाउन किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। और कंपल्सरी वाइंडिंग अप कौन करेगा, डन बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के थ्रू ये डन किया जाएगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल एक सिंपल मतलब समझोगे तो कोर्ट के थ्रू, ठीक है, डन बाय ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट, ठीक है ना। तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप डन बाय ट्रिब्यूनल। और जो ये ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट्स हमने 5 ग्राउंड बताए हैं, उस ग्राउंड के चलते अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो वहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 विद कोर्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। बस ये रिमेंबर करने के लिए लिया है कि अगर इनएबिलिटी टू पे डेट है तो IBC रूल 2016 अप्लाई होगा, अगर अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट है तो कंपनीज एक्ट 2013 विद कोर्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और इन दोनों की वजह से अगर कंपनी बंद हो रहा है तो उसको कंपल्सरी वाइंडिंग अप बोला जाएगा, और जो कि ट्रिब्यूनल के थ्रू डन किया होगा, मतलब कि प्रोसेस जो है वो ट्रिब्यूनल के थ्रू कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है ना।
अब जो तीसरा है वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपनी खुद से बंद हो सकती है। अब खुद से बंद कैसे होगी? लेट्स सपोज कंपनी जो है वो किसी पर्पस को पूरा करने के लिए वो बनाई गई थी, अगर वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में फिर उसका कंपनी का पूरा मकसद कंप्लीट हो गया, पर्पस कंप्लीट हो गया, देन कंपनी पास रेजोल्यूशन टू डिसॉल्व इटसेल्फ, ठीक है ना। कंपनी डिसॉल्व करने के लिए रेजोल्यूशन पास करेगी और डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। या कंपनी का जिस टाइम पीरियड के लिए कंपनी बनाया गया था वो टाइम खत्म हो गया तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर क्या बोलते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है तो अगर अप टू 31 मार्च 2017, मतलब कंपनी पहले बनाई गई थी और 31 मार्च 2017 तक डिसॉल्व होना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी सेक्ट 2013 विद कोर्ट रूल अप्लाई होगा। और अगर 1 अप्रैल 2017 के बाद डिसॉल्व हो रही है तो IBC 2016 सेक्शन 59 अप्लाई होगा, ठीक है ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 सेक्शन 59, ये बस लर्न करने के लिए, मतलब थोड़ा सा वो करने के लिए, समझने के लिए है, इसका कोई ज़्यादा। अब देखो, जो अगर इनएबिलिटी टू पे डेट्स ग्राउंड अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट्स में 5 ग्राउंड्स, और अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप किसी भी तरीके से वाइंडिंग अप हो रही है, भले कोई भी रूल लगे लेकिन अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम है, अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम है, ये तीनों के केस में अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं घबराना है कि अगर इनएबिलिटी टू पे डेट्स होगा इसका कोई अलग रूल है, कुछ अलग प्रोसीजर होगा, ठीक है। हम अलग तरीके से अकाउंटिंग करना है, इसका होगा तो अलग तरीके से, ये अलग, लेकिन ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम है सब केस में। बस हमें याद रखना है कि इनएबिलिटी टू पे डेट्स के अगर चलते बंद हो रही तो IBC 2016, अगर अदर देन ग्राउंड है तो कंपनी एक्ट 2013 विद कोर्ट रूल, और वॉलंटरी वाइंडिंग अप में अप टू 31 मार्च 2017 है तो 2013 कंपनी एक्ट, और उसके बाद है तो IBC 2016, ठीक है। तो ये बात वेरी सिंपल है। एंड अब देखते हैं कि जैसे कि मान लो कंपनी को वाउंड अप करने के लिए कौन कौन पिटीशन कर सकता है, कौन कौन पिटीशन दे सकता है, यानी कि एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है कि इस कंपनी को क्लोज डाउन कर देना चाहिए। तो कंपनी खुद वो हो सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटरी, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी वो पर्सन होते हैं जो लिक्विडेशन के समय कंपनी को पे करते हैं, यानी कि एक तरीके से शेयर होल्डर कह सकते हो इसको, ठीक है, शेयर होल्डर, सिंपल। या फिर रजिस्ट्रार कंपनी को वाइंड अप करने के लिए पिटीशन दे सकता है, या फिर पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये लगता है कि कंपनी बंद होनी चाहिए तो वो फिर पिटीशन दे सकती है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप देखते हैं कि एक्चुअल लिक्विडेशन का प्रोसेस किस टाइप से कैरी आउट किया जा सकता है। लेट्स कि ए लिमिटेड को डिसॉल्व करना है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल है कि ए लिमिटेड को डिसॉल्व करता है। अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है तो देखो, वाइंडिंग अप हो रहा है तो दो हो सकता है, फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप या फिर कंपलसरी वाइंडिंग अप, ठीक है ना। और कंपलसरी वाइंडिंग अप में पिटीशन कौन कौन दे सकता है? कंपनी, रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और कोई भी पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये सब जो है वो पिटीशन दे सकते हैं। पिटीशन किसको देंगे? NCLT को। और वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एप्लीकेशन लिख के देंगे NCLT को। NCLT इज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT कौन है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इसको पिटीशन देंगे, एप्लीकेशन लिख के देंगे। अगर इसको लगता है कि कंपनी को वाउंड अप करना चाहिए तो ये ग्रीन सिग्नल देगा, ठीक है, ग्रीन सिग्नल देगा। उसके बाद क्या करेगा? कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, कंपनी के जो इंटरनल मेंबर होंगे, वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, जिसको बोला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसमें क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में वो सारे एसेट और लाइबिलिटी का रिकॉर्ड बनाएंगे। अब रिकॉर्ड क्यों बनाएंगे वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एसेट सारे, कितने एसेट है, कितने लाइबिलिटी, वो सारा रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। और इनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में बनाना होता है, ठीक है ना। और ये जो एस्टेटमेंट अफेयर होता है एक पर्सन को दिया जाता है। अब देखो, जैसे ही ये NCLT ने क्या किया, ग्रीन सिग्नल दिया, लिक्विडेट होना है, तो फिर वहाँ पर एक जो इंसान को अपॉइंट किया जाता है जिसको बोला जाता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर बाहर का पर्सन होता है जो कि पूरा लिक्विडेशन का प्रोसेस को कैरी आउट करता है, कि लिक्विडेशन का पूरा कंपनी जो लिक्विडेशन होने वाली है कंपनी का, उसका प्रोसेस जो है वो पूरा लिक्विडेटर करता है, पूरा लिक्विडेटर के हाथ में थमा दिया जाता है और सब कुछ पूरा वर्क लिक्विडेटर करता है, ठीक है ना। तो लिक्विडेटर ये बाहर का पर्सन, इसको इस कंपनी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो इस कंपनी के बारे में जब आइडिया नहीं है इस लिक्विडेटर को, तो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही स्टेटमेंट बना के इसको देंगे जिसमें सारा एसेट और लायबिलिटी का जानकारी होगा। और ये पर्सन उसके बाद क्या करेगा? ये आउटसाइडर पर्सन है, ये पर्सन जितने भी कंपनी के एसेट है उसको सेल करेगा और जितनी भी लायबिलिटी है उसको पे करेगा। कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी उसको पे करेगा, पे करने के पर्टिकुलर ऑर्डर है, फॉर्मेट है,
उसी पे हम लोग थोड़ा वो करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस कर लेंगे। और जो ये स्टेटमेंट बनाएगा, अब एसेट बेचेगा तो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, लायबिलिटी को पे करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो जो स्टेटमेंट में ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ये लिक्विडेटर है, ठीक है, पे करा लायबिलिटी और एसेट को बेच के। तो जो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, तो जो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करा जाएगा उसको बोला जाएगा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। लिक्विडेटर जो एसेट को बेच के लायबिलिटी को पे करेगा, तो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, दिखाना होगा इसको कि हमने ये सारा कुछ किया है। तो वो जो रिकॉर्ड करेगा वो लिक्विडेटर स्टेटमेंट फाइनल ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बनाएगा और इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ कहानी चलती है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, बहुत सिंपल। ये वॉलंटरी या कंपलसरी, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वेरी मच डिटेल। ये जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको मतलब समझने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक दैट इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है? अब पहले हम लोग ने बात कर चुका है कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो कोर्ट के थ्रू या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या किया जाता है, एक बाहर का पर्सन लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, जो कि उसका काम क्या है लिक्विडेटर का, कि कंपनी के जितनी भी एसेट वगैरह है उसको बेचेगा, ठीक है, बेच के, और कंपनी इसकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उनका पे ऑफ करेगा सीक्वेंस में, ठीक है ना। सीक्वेंस में पेमेंट होता है। तो वो जो बेच के मतलब कंपनी की जितनी भी एसेट है उसको बेच के जो पैसा आएगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और जो पेमेंट करेगा उसको रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो उसके लिए वो एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाएगा जिसको बोला जाएगा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सिंपल है। लिक्विडेटर वो पर्सन है जो कंपनी के लिक्विडेशन प्रोसेस को कैरी करेगा, ठीक है, और वो जो अकाउंट बनाएगा उसको उसको बोला जाएगा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो नाउ वी आर गोइंग टू बिकम अ लिक्विडेटर, मतलब कि हम लोग अब लिक्विडेटर होने वाले हैं और हम लोग लिक्विडेटर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। अपने आप को एक क्वेश्चन ना है, जो एक लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जब क्वेश्चन बनाओगे तो अपने आप को लिक्विडेटर मानते हुए कि हम कंपनी को डिसॉल्व कर रहे हैं, हम कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हैं, तो उस टाइप से हम अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फॉर्मेट कैसा है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो फॉर्मेट बेस्ड बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट लिख लेना। इसमें रिसिप्ट अमाउंट, रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ठीक है। इसमें रिसीट्स एक साइड होता है, यानी कि जो पैसा बेच के लाएगा वो रिसीट साइड में आएगा, और जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट साइड में आएगा, ठीक है। अमाउंट यहाँ पर रिसीट साइड में देख रहे हो कि दो कॉलम है अमाउंट का, एक है रियलाइज्ड वैल्यू और एक है एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है ना। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, चाहो तो एस्टिमेटेड वैल्यू वाला कॉलम छोड़ भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बुक में एक सिंपल सा फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें ये वाला कॉलम नहीं है, ठीक है। उसमें बस रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ठीक है ना, ये दो कॉलम ही है। तो इस टाइप से बना सकते हो। अब देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी अब लिक्विडेटर कौन होता है, बाहर का पर्सन होता है, ठीक है। तो उसको पूरा डिटेल बताया जाता है कि कंपनी में क्या क्या एसेट वगैरह है, क्या क्या लाइबिलिटी वगैरह है, सब कुछ। तो वो फिर बेचना शुरू करेगा। तो सबसे पहले कंपनी का कैश इन हैंड, कैश जो होगा वो यहाँ आ जाएगा रिसीट साइड में, ठीक है। कैसेट बैंक, जो बैंक में पैसा पड़ा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसेट रियलाइज करने के बाद जो पैसा वो मतलब कि जो जो एसेट होगा कंपनी में उसको बेचेगा, उससे जो पैसा आएगा उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि एसेट रियलाइज में मान के चलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है, उसको बेचता है, तो उससे बेचने पर जो पैसा आता है वो यहाँ लिखेगा। प्लांट एंड फर्नीचर, अब कंपनी में बहुत सारे एसेट होते हैं, प्लांट फर्नीचर, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना, बिल्स, मतलब क्या बोलते हैं, ये सब, ये सारी चीज़। इसके अलावा और भी एसेट होंगी, ठीक है ना, वो बैलेंस शीट में दिया रहेगा, उसके हिसाब से हमें चीज़ों को लिखनी है। तो यहाँ पर कुछ एसेट के नाम लिखे हुए हैं जो वो बेचेगा, ठीक है ना। तो एसेट रियलाइज में ये आ जाएगा जो एसेट है। उसके बाद सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़, ये क्या होता है सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़? जैसे कि लेट सपोज समझो कि कंपनी ने मान लो बैंक लोन लिया हुआ है, ठीक है, और उस बैंक लोन के बदले किसी पर्टिकुलर एक एसेट गिरवी दे दिया है, बैंक लोन वालों को गिरवी दे दिया है। तो अब क्या होगा, कंपनी बंद हो रही है, तो सबसे पहले उस एसेट को बेचा जाएगा, ठीक है ना। उस एसेट को बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस सबसे पहले बैंक लोन वालों को पे किया जाएगा, ठीक है। तो उस एसेट को बेचने के बाद जो पैसा आएगा और बैंक लोन को देने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज में आएगा, ठीक है। वो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, इसको सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसको एक बार और सुन लो, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज का क्या मतलब है
कि हमने किसी से कोई लोन लिया हुआ है या डिबेंचर है या फिर कुछ और उधारी है जो पर्टिकुलर किसी एसेट को हमने गिरवी दिया है, मॉर्गेज है या सिक्योर्ड है, ठीक है ना। तो उस एसेट को बेचने से जो पैसा आएगा उस पैसे को सबसे पहले जिसको हमने गिरवी दिया है उसके लोन को पे किया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। अगर पैसा कम पड़ जाता है तो फिर उसको अनसिक्योर्ड में वो कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर। अब ये क्या होता है, कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर का मतलब है कि मान लो कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो फुली पेड नहीं है। मान लो कंपनी ने अभी तक 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ कॉल किए हैं, अगर 100 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है ना। तो जो अनपेड कॉल है यानी कि जो अभी कॉल नहीं किया गया है वो लिक्विडेटर कॉल करके मंगा सकता है। अगर पैसा मान लो लाइबिलिटी वालों को पे करने के लिए कम पड़ रहा है तो जो अनपेड कॉल है या कॉल्स इन, हाँ, जो अनपेड मतलब अभी तक कॉल ही नहीं किया गया है उस कॉल उसको क्या करेगा, लिक्विडेटर कॉल करेगा और पैसा मंगाएगा शेयर होल्डर से, तो यहाँ आ जाएगा। तो जितने भी पैसे लिक्विडेटर को रिसीव होंगे वो ये साइड में, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट साइड वाला हमें बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि पेमेंट का जो सीक्वेंस है वो फिक्स है, उस पेमेंट का सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमें लीगल चार्जेस, क्योंकि लिक्विडेशन होगा तो कुछ लीगल वर्क होगा, ठीक है ना। तो वो लीगल चार्जेस पहले ही पे होगा, तो लीगल चार्जेस यहाँ से पहला नंबर में माइनस होगा। उसके बाद लिक्विडेटर का रेमुनरेशन। अब जो लिक्विडेटर है वो कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, ठीक है, उसको अब हर एक इंसान की ज़रूरत होती है तो यार उसको भी तो पैसा चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है, लिक्विडेशन जो लिक्विडेटर कर रहा है उसका रेमुनरेशन बनता है, यानी कि उसका भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन अगर फिक्स्ड दिया है तो फिक्स्ड आ जाएगा यहाँ पे। और जनरली क्या देता है कि 2% 3% अमाउंट रियलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, इस टाइप से करके देता है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन में एज पर इन्फॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट द लिक्विडेटर रेमुनरेशन। अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड, अगर परसेंटेज दिया रहेगा किसी एसेट रियलाइज वगैरह पे तो वो हम यहाँ नीचे कैलकुलेट करके लिखेंगे। ओके। उसके बाद लिक्विडेटर रेमुनरेशन के बाद थर्ड नंबर में है लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है लिक्विडेशन एक्सपेंस या फिर कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन करके, तो वो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज या फिर कोई भी क्रेडिटर है जिस पर फ्लोटिंग चार्ज है तो वो ये थर्ड फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है ना। मोस्टली डिबेंचर होल्डर ही फ्लोटिंग चार्ज वाले होते हैं। मतलब फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि उनका जो है वो सारे एसेट पे चार्ज है, मतलब कि उनके पास ये अधिकार है वो सारे एसेट को बेचकर अपना जो है वो रिकवर कर सकते हैं अमाउंट को, ठीक है ना। और जो मोर्टगेज वाला, वो क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड वाला एसेट है उसको छोड़ के बाकी जितने भी एसेट हैं उन पर इनका प्रेफरेंशियल राइट होता है। उसके बाद ये हो गया। और डिबेंचर होल्डर का अमाउंट प्लस अगर इंटरेस्ट कोई अक्रूड है या ड्यू है, ठीक है, जिसको हमने पे नहीं किया अभी तक, तो वो हम यहाँ पर जोड़ के उसको पे कर देंगे टोटल। उसके बाद क्रेडिटर्स में दो टाइप के क्रेडिटर्स क्लासिफाई किए गए हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो क्रेडिटर होंगे जिनको प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले पेमेंट का, ठीक है ना, पहले पेमेंट उनको करा जाएगा। उसके बाद जो बच जाएंगे वो अनसिक्योर्ड वाले हो जाएंगे, उनको बाद में पे किया जाएगा, ठीक है ना। सीक्वेंस में पे कर रहे हैं तो सबसे पहले तो लीगल चार्ज हो गया, फिर लिक्विडेटर का रेमुनरेशन अपना वो रख लेगा, लिक्विडेशन एक्सपेंस वो काट लेगा पैसा, फिर डिबेंचर होल्डर वालों को पे किया जाएगा फ्लोटिंग चार्ज। उसके बाद क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पहले पे किया जाएगा। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन कौन आएंगे उसको थोड़ी देर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो बच जाएगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पैसा बचता है, ठीक है ना, जो भी पैसा रिसीव है उसको बाद इतना इतना सारा पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचता है तो शेयर होल्डर को दिया जाएगा। अब शेयर होल्डर में हो सकता है कि दो टाइप के शेयर होल्डर हो, क्वेश्चन में दिया हो। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पे किया जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को अगर कुछ डिविडेंड बकाया है, मतलब डिविडेंड अरियर है, ठीक है ना, तो वो डिविडेंड भी उनको जोड़ जाड़ के दे दिया जाएगा। उसके बाद जो पैसा लास्ट में बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट रहा लिक्विडेशन, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये बहुत ही ईजी है, जो भी पैसा मिलेगा इधर लिखना रिसीट साइड में, और जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट साइड में, ठीक है ना। अब पेमेंट जो है वो सीक्वेंस में होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ नोट्स है जो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज ये कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, तो वो देखने वाले हैं। तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, इफ सिक्योर्ड क्रेडिटर नॉट पेड फुल देन रिमेनिंग बैलेंस विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये थोड़ा सा रुक जाओ, इसको मैं समझा देता हूँ इजीली। मान लो, अब थोड़ा सा एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज क्या हो गया, ठीक है,
तो लेट सपोज कि कंपनी ने लिया हुआ है बैंक लोन, ठीक है, बैंक लोन है 5 लाख का, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में बैंक लोन, अब बैंक वाला तो फ्री में लोन देगा नहीं, तो बैंक से जब कंपनी लोन लेने गई थी तो बैंक वालों ने बोला कि आप हमारे पास गिरवी क्या रख रहे हैं, कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए 5 लाख तो हम जो गिरवी एसेट होगा उसी को बेच के हम अपना पैसा रिकवर करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो ये बैंक लोन 5 लाख का लिया और बदले में जो लैंड एंड बिल्डिंग, कंपनी के पास जो लैंड एंड बिल्डिंग था, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग था, वो लेट सपोज कि 9 लाख का था, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख का था, वो गिरवी दे दिया है, ठीक है, ये क्या है, मॉर्टगेज है, ठीक है ना। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो मॉर्गेज है, गिरवी है बैंक लोन वालों के पास, ठीक है, ये समझ में आ गया। बैंक लोन क्या है, ये मॉर्गेज, मॉर्गेज है ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मॉर्गेज है लैंड एंड बिल्डिंग पे। 5 लाख का लोन लेने लेने गया था और ये लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख का वहाँ पर गिरवी दे रखा है। अब मान लो कंपनी बंद हो रही है, ठीक, कंपनी बंद हो रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग से जो पैसा रिकवर होगा, लैंड एंड बिल्डिंग्स को बेचने के बाद पैसा मान लो 9 लाख का था बुक में, अभी मान लो कि वो 10 लाख में बिक गया, हो सकता है 9 लाख में ही बिके, हो सकता है 10 लाख में, 8 लाख में, या कम या ज़्यादा पे बिक सकता है, क्योंकि जब बैंक में लोन लेने गया था उस समय की वैल्यू और आज कंपनी बंद है उस समय की वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग मान लो 10 रुपये का मतलब 10 लाख का सेल हुआ, और बैंक लोन कितना है 5 लाख, तो माइनस कर देंगे बैंक लोन, क्योंकि बैंक लोन सबसे पहले इसी को बेच के पैसा रिकवर करेगा, मतलब कि जो लिक्विडेटर है वो लैंड बिल्डिंग बेचेगा और जो पैसा आएगा वो सबसे पहले बैंक लोन वाला, क्योंकि बैंक लोन वाला सबसे पहले हाथ पसार देगा कि भैया ये हमारे पास मॉर्गेज है, इसका जो भी पैसा आता है सबसे पहले हमारा पेमेंट करो। तो बैंक लोन माइनस कर देंगे 5 लाख, ठीक है, तो जो बचा है वो सरप्लस बचा है, ठीक है ना, अब सरप्लस बचा है। तो ये जो 5 लाख का सरप्लस बचा है ना, इसी को अमाउंट को बोलते हैं सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, या फिर इसको बोलेंगे सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना। तो ये जो 5 लाख है वो सरप्लस आ गया, तो इसी अमाउंट को हमें यहाँ पर फॉर्मेट में दिखाना है, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज करके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर मान लो उस समय ये 9 लाख का था, ठीक है, बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन लगते 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 बिल्डिंग की वैल्यू बहुत कम हो गई, और अभी वो जो सेल हुआ है वो लेट सपोज कि वो 4 लाख में हुआ है, लेट सपोज कि 4 लाख, तो बैंक लोन तो 5 लाख का है और जो पैसा आया है वो 4 लाख आया है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का देखिए, जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो तो 4 लाख में बिका है, ठीक है, और बैंक लोन जो है वो मैक्सिमम हम 4 लाख ही दे सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम हम कितना पे कर सकते हैं, 4 लाख ही पे कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि उससे अमाउंट जो है, क्योंकि 4 लाख ही पैसा रिसीव हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग से जो मॉर्गेज था, ठीक है, और 4 लाख हम पे कर सकते हैं क्योंकि उससे मॉर्गेज से रिलेटेड हमारे पास 4 लाख ही फंड अवेलेबल है। लेकिन बैंक लोन वाला तो मानेगा नहीं, क्योंकि उसने वो मतलब हमने जो कंपनी ने है वो 5 लाख का लोन लिया हुआ है, ठीक है ना। तो 4 लाख तो वो पेमेंट कर देगा यहाँ से, और सरप्लस में तुम्हारा नील आ जाएगा, ठीक है, सरप्लस में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, और जो बाकी बैंक लोन 1 लाख का बच गया, जो बाकी 1 लाख का बच गया उसको बोला जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कि भैया अगर पैसा बचेगा तो आपको मिलेगा, अगर नहीं बचेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक पहुँचते पहुँचते अगर पैसा ख़त्म हो गया, ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा, आप भूल जाइए। लेकिन अगर पैसा बचता है तो आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में मिलेगा पैसा, वहाँ पर अनसिक्योर्ड वालों को पे करते समय आपका भी पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो यही है। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पर बैंक लोन है, क्योंकि इसको सिक्योरिटी दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग का, तो अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर नॉट पेड फुल, अगर पूरा पेमेंट नहीं हो पाता है तो जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा उसको हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना। तो जो बच जाएगा वो हमें यहाँ पर लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट में अनसिक्योर्ड वाले क्रेडिटर में यहाँ पर हमें ऐड करके दिखाना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज का पूरा ट्रीटमेंट समझ में आ गया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब देखो यहाँ पर फॉर्मेट में हमारा था ना कि क्रेडिटर में 2 टाइप के क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग डालेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में देखो कौन कौन सी चीज़ आती हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में गवर्नमेंट टैक्सेस प्रीसीडिंग 12 मंथ, मतलब कि जिस दिन लिक्विडेशन हो रहा है उससे प्रीवियस 12 मंथ पे हमें देखना है, प्रीसीडिंग 12 मंथ का देखना है गवर्नमेंट टैक्सेस, वो है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। इंस्पेक्शन मतलब इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो वो हमको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में डालना है। हॉलीडे रेमुनरेशन अगर एम्प्लॉय का दिया है, एम्प्लॉय का ध्यान रखना ना, एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आते हैं। तो एम्प्लॉय का अगर हॉलीडे रेमुनरेशन है तो वो तुम्हारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के मतलब अंदर अगर कुछ है
तो वो भी प्रेफरेंशियल कैटेगरी में आएगा। पीएफ, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी फंड, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो भी प्रेफरेंशियल कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद सैलरी या फिर वेजेस टू एम्प्लॉय, ठीक है, सैलरी या वेजेस दिया है एम्प्लॉय विथ लिमिट, तो इसका भी एक लिमिट है, ठीक है ना, इसका भी एक लिमिट है प्रेफरेंशियल कैटेगरी में डालने का। देखो, हमें सैलरी या वेजेस लेना है प्रीवियस 12 मंथ का, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मान लो 20 मंथ का दिया है, तो वो 20 मंथ का नहीं लेंगे, बस प्रीवियस 12 मंथ का लेंगे। उसमें भी 12 मंथ में से प्रेफरेंशियल कैटेगरी में कितना जाएगा वो देखना है, क्योंकि 12 मंथ का टोटल प्रेफरेंशियल कैटेगरी में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 4 मंथ का सैलरी, जो 4 मंथ है ना, पहले के 12 महीने में हमें सबसे पहले 4 महीने का देखना है। 4 महीने का जो सैलरी है उसको प्रेफरेंशियल कैटेगरी माना जाएगा। और 4 महीने का सैलरी कितना होना चाहिए? 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 20,000 है, ठीक है ना। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 20,000 है। इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि कोई एक एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई एक एम्प्लॉई है, अभी कंपनी बंद हो रहा है, इसका जो है वो पर मंथ सैलरी है, मान लेते हैं 3,000 रुपये, ठीक है ना, एग्जाम्पल है। मान लो 3,000 रुपये इसका पर मंथ सैलरी है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब कंपनी ने अभी तक सैलरी नहीं दिया है, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10 मंथ का, ठीक है, 10 मंथ, 10 महीने का सैलरी इसका बचा हुआ है, तो 12 महीने के अंदर में आ गया, ठीक है ना। तो 12 महीने के अंदर में आ गया, ठीक है। अब हमें इसका 4 महीने का सैलरी निकालना है। अच्छा, 10 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना होगा देखते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी निकाल लेते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग निकालेंगे तो 10 महीने का और 1 महीने का 3,000 रुपये, तो टोटल तो 30,000 इसका बकाया है, ठीक है, 30,000 बकाया, जिसमें से 30,000 में से पहले 4 महीने का निकालेंगे। तो फर्स्ट 4 मंथ, अगर फर्स्ट 4 मंथ का सैलरी निकालेंगे तो 3,000 एक महीने का, और 4 महीने कितना हो जाएगा? 12,000। अब देखो 12,000 जो है वो 20,000 के अंदर में आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 12,000 है इसको बोला जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसको क्या बोला जाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसको जब क्रेडिटर का पेमेंट करने का टाइम आएगा, तो सबसे पहले 12,000 वाला एम्प्लॉय का पहले मतलब कि पेमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। पहले एम्प्लॉय का पेमेंट किया जाएगा ये 12,000 रुपये, और जो बाकी टोटल तो 30,000 देना था, 30,000 में से 12,000 प्रेफरेंशियल, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उसके बाद पे किया जाएगा इसका। तो 30,000 में से 12,000 तो पहले पे किया जाएगा, और जो बाकी बची 18,000 उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लिया जाएगा। उसको क्या मान लिया जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये बहुत सिंपल, ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा नंबर देखते हैं कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है ना, एक एम्प्लॉय है, इसका पर मंथ सैलरी लेते हैं, लेट सपोज कि 6,000 पर मंथ, 6,000 रुपये पर मंथ इसका सैलरी है, ठीक है। और सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है 4 मंथ का, आउटस्टैंडिंग 4 मंथ की, 4 महीने से कंपनी ने पेमेंट नहीं किया गया है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होगा? टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर निकालेंगे तो 6,000 एक महीने का, और 4 महीने का यानी कि 24,000 रुपीज़ बचा हुआ है, ठीक है। 4 महीने का निकाल लिए, क्योंकि 4 महीने का ही आउटस्टैंडिंग था, तो 24,000। अब 4 मंथ का हमें लेना है, लेकिन 20,000 मैक्सिमम लिमिट है। तो इस 24,000 में से, इस 24,000 में से जो 20,000 है उसको माना जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ 4,000 है उसको माना जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये बात समझ में आ गई ना, कि 4 महीने का देखना है, और 4 महीने का जो सैलरी आएगा वो 20,000 से कम है या ज़्यादा है। अगर 20,000 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम लिमिट 20,000 है, और जो बाकी बच जाएगा उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। और 20,000 तक ही लिमिट है, ठीक है, और 20,000 से अगर कम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने का पूरा दे दिया जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो अनसिक्योर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, और प्रीवियस 12 मंथ ध्यान रखना है। और एक और एग्जांपल, लेट सपोज कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका पर मंथ सैलरी है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, तो उसके लिए उसका 25,000 पर मंथ सैलरी है, 25,000, और 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो एक महीना का मतलब 25,000 ही देना है। तो 25,000 में से जो 20,000 है वो क्या किया जाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा, और जो बाकी 5,000 बच गया वो क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो इस टाइप से ट्रीटमेंट होती है रिलेटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसमें वेजेस और सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह डायरेक्टली दिया होता है, गवर्नमेंट ड्यूज, टैक्स रेट्स वगैरह करके, तो वो आ जाएगा, ठीक है ना।
और एक और कौन सा होता है कि कंट्रीब्यूशन अंडर ईएसआई, अगर इस टाइप से कुछ लिखा है तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेशन है इस जो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को, ठीक है, और जो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन बनाने वालों को, कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसको देखो मैंने किस टाइप से डिज़ाइन किया हुआ है। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इतना है तो उतना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि परसेंटेज कमीशन ऑन अमाउंट रियलाइज, एक कुछ कैटेगरीज है जिस टाइप से क्वेश्चन बोल सकता है, जैसे कि मान लो 2% कमीशन ऑन अमाउंट रियलाइज, 3% कमीशन ऑन अमाउंट रियलाइज, इस टाइप से क्वेश्चन बोलता है। तो कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जितना भी अमाउंट रियलाइज किया है उसका 2% बोल रहा है तो 2% निकाल देंगे, 3% बोल रहा है तो 3% निकाल देंगे। सो सिंपल, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जितना अमाउंट रियलाइज है, एसेट बेचने के बाद जो पैसा है उसी को बोलते हैं अमाउंट रियलाइज। तो एसेट बेचने पे जो पैसा आएगा उसको अमाउंट रियलाइज बोलेंगे, और उसका 2% 3% जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो निकाल देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि परसेंटेज कमीशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो यहाँ पर जाके थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बच्चों को, कि मान लो 2% या 3% कमीशन या 5% कमीशन बोला है ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के केस में हमें देखना पड़ेगा कि जो टोटल पैसा था वो पे करने के बाद, टोटल पैसा लिक्विडेटर के पास आएगा, उसके बाद अपना लीगल एक्सपेंस पे करेगा, अपना रेम्यूनरेशन रखेगा, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करेगा, डिबेंचर होल्डर को पे करेगा, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करेगा, ठीक है ना। तो वो सब पे करने के बाद पैसा देखता है बचा है कि नहीं अनसिक्योर्ड वालों के लिए, ठीक है। तो अगर वो सफिशियंट कैश फंड अवेलेबल है, मतलब कि काफ़ी पैसा है, हम ये क्रेडिटर अनसिक्योर्ड प्रेफरेंशियल सबको पे करने के बाद भी पैसा बच जाएगा, अगर सफिशियंट भर भर के पैसा है कंपनी के पास, ठीक है ना। तो कमीशन कैसे निकलेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जितना अमाउंट होगा उसमें परसेंटेज ऑफ कमीशन लगा देंगे, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लो 2 लाख का है और उस पर बोला है 5%, तो 2 लाख इंटू 5% सीधे कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा कमीशन। लेकिन अगर क्या है कि सफिशियंट कैश अगर अवेलेबल नहीं है, मान लो पैसा कम ही पड़ जाता है, ठीक है, पैसा कम पड़ जाता है, नहीं होता है, तो उस केस में जितना भी कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जो बैलेंस अमाउंट है उसका, उसमें रेट ऑफ कमीशन परसेंटेज या रेट ऑफ 2% है तो 2% प्लस डिवाइड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ डिटेल में ये क्या है, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन में बोला है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट हो गया है 3 लाख, ठीक है, और पैसा जो बचा है वो 2 लाख ही बचा है लिक्विडेटर के पास पे करने के लिए, 2 लाख ही बचा है। तो अब 2 लाख बचा है तो वो सफिशियंट अमाउंट तो है नहीं, कम पड़ गया पैसा। तो जो बैलेंस अमाउंट बचा है 2 लाख, और मान लो कि रेट है रेम्यूनरेशन का 5% मान लेते हैं, ठीक है ना, 5% है। तो क्या करना पड़ेगा कि 2 लाख जो बैलेंस बचा है इंटू 5 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट जो है 5 वो करना पड़ेगा, यानी कि 2 लाख इंटू 5/105, इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो भी रेम्यूनरेशन आएगा वो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, ठीक है। और 105 क्यों करते हैं, यानी कि 100 में रेट को ऐड क्यों करते हैं, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले एक नोट देख लेते हैं रिलेटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि कमीशन देना है ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बस इतना ही बोल रहा है कि जो रेट है, मतलब रेट बोल रहा हूँ कि जो कमीशन है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पर देना है, तब हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दोनों क्रेडिटर को ऐड करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में, ठीक है ना। मान लो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 50,000, ठीक, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 2,50,000, ठीक। और कंपनी क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको निकालना है 5% रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इन दोनों को मिला दिया जाएगा तब बोला जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पर 250 और प्रेफरेंशियल 50,000, तो दोनों को मिला के 3 लाख हो जाएगा। तो इस 3 लाख पर हमें रेम्यूनरेशन निकालना पड़ेगा 5%, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ 105 क्यों करते हैं, कि देखो अगर 3 लाख पैसा होता तो पूरा दे देते हैं इसको 3 लाख, लेकिन पूरा नहीं देते, 3 लाख में भी लिक्विडेटर खुद का रखता, उसके बाद जो पैसा बच जाता वो देता,
अनसिक्योर्ड वालों को, ठीक है ना, या क्रेडिटर को बोलो सिंपल। पैसा 2 लाख बचा है, तो 2 लाख में से 2 लाख में 2 लोगों का पैसा है, 2 लाख में 2 लोग का पैसा है। एक पहला तो लिक्विडेटर अपना खुद का रेमुनरेशन रखेगा, उसके बाद जो 2 लाख में लिक्विडेटर रखेगा पैसा, उसके बाद इसको अनसिक्योर्ड वालों को भी पे करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि मान लो हमें एज्यूम करना है हमें कि जो बैलेंस बचा है वो 100% देना है किसको, 100% किसको देना है, जिसके लिए पैसा बचा है। मान लो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे हमें निकाल रहे हैं, तो अनसिक्योर्ड वालों को 100% पैसा देना है, 100%। तो 100% उनको देना है और 5% इसी पैसे में से मेरे को भी लेना है। तो ये टोटल पैसा जो है वो 105% है। टोटल पैसा कितना है, 105% है, ठीक है ना, 105%। कि भैया 100% लिक्विड उसको देना है अनसिक्योर्ड वालों को, और 5% मेरा भी है, इसमें दोनों का पैसा ऐड है 2 लाख में। तो ये टोटल पैसा जो है वो 105% है, इसलिए हम यहाँ पर नीचे 105 कर देते हैं, 100 प्लस रेट को कर देते हैं ऐड करना। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब एक छोटा सा भी वो है, क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कि डिबेंचर के जब पे किया जाएगा तो उसका जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट निकालने की छोटा सा याद करने के लिए, बस याद करके बस देख लेना है कि अगर कंपनी सोलवेंट है, अब सोलवेंट का क्या मतलब होता है, तो कंपनी अगर सोलवेंट है, सोलवेंट का मतलब ये है कि कंपनी इस पोजीशन में है, कंपनी इस पोजीशन में है कि वो सारे जो उसके लोन है, सारे जो उसके क्या बोलते हैं लाइबिलिटी है वो पे कर सकती है, ठीक है ना, सारे लाइबिलिटी को पे कर सकती है, सोलवेंट है, उसका पोजीशन ठीक है। फिर भी वो अगर लिक्विडेट होती है तो उस केस में कंपनी सोलवेंट है, मतलब उसका पोजीशन ठीक है, वो सारे लाइबिलिटी को पे कर सकती है। तो उस केस में जो इंटरेस्ट उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिबेंचर का जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि जिस दिन डिबेंचर होल्डर वालों को पे किया जा रहा है। मान लो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है 31 मार्च को, और जो लिक्विडेटर है वो डिबेंचर होल्डर वालों को पे करता है 31 सितंबर को, ठीक है ना। तो लिक्विडेट तो इसी दिन होगा, लेकिन पे इस दिन हो रहा है 31 सितंबर को, तो जो इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा वो अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि 31 सितंबर तक हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर कंपनी सॉल्वेंट है। अगर कंपनी इनसॉल्वेंट है, इनकेपेबल है अपने डेट को पे करने के लिए, अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, वो उसका बहुत ही बुरा कंडीशन चल रहा है, ठीक है, उसकी जो इतनी एसेट नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी को पे कर सके, तो उस केस में उसको बोलते हैं इनसॉल्वेंट। तो इंटरेस्ट जो है वो कब तक पे करना है, अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, कि जिस दिन लिक्विडेशन हो रहा है उस दिन तक इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी रही रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो हमने इसकी सारी जो बेसिक है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, सिंपल। तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बहुत सिंपल है, मतलब रिसीट फिर अमाउंट फिर पेमेंट अमाउंट, ठीक है ना। रिसीट साइड में वो सारी एसेट आ जाएंगी जो लिक्विडेटर वो क्या करेगा, मतलब बेचेगा वगैरह वगैरह, और इधर से कुछ जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट हमें क्या करना है, एकदम सीक्वेंस में करना है, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा, लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर रेमोनरेशन, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस, डिबेंचर होल्डर, फिर क्रेडिटर में 2 है, प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड, फिर जो बाकी पैसा बच जाएगा वो शेयर होल्डर वालों को दे दिया जाएगा, जिसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, और तो देखते हैं कि एस एम शुक्ला का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड, ठीक है ना। और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है और हम लोग इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ए लिमिटेड विच, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए लिमिटेड विच हैज़ पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख। ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख है, जो कि वॉलंटरी लिक्विडेशन हुआ है, मतलब अपने मन से हुआ है वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2014, ठीक है ना। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स एसेट एंड लाइबिलिटीज, उस डेट पर यानी कि 31 मार्च 2014 को कुछ एसेट और लाइबिलिटी के बारे में जानकारी नीचे दिया गया है, जिसमें देखते हैं कि मशीनरी जो है, मशीनरी इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल विच रियलाइज्ड देयर बुक वैल्यू 3,95,000, यानी कि जो एसेट रियलाइज हुआ है मशीनरी इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल, इन तीनों को मिला के 3,95,000 का रियलाइजेशन हुआ है, मतलब कि लिक्विडेटर जब बेचा है तो 3,95,000 मिला है। कैश कंपनी के पास 5,000 है, उसके बाद क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी है 2 लाख का, 6% डिबेंचर कैरिंग फ्लोटिंग चार्ज, 6% डिबेंचर है फ्लोटिंग चार्ज वाला जो कि 2.5 लाख का है, और इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ का इस पर
अक्रूड है, ठीक है ना, 6 मंथ का इंटरेस्ट अक्रूड है। उसका डिबेंचर वेयर पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट अप टू 31 सितंबर 2014 तक इंटरेस्ट के साथ हमें पे करना है। ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वाज आल्सो पेड टू द क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर 25,000 वेर प्रेफरेंशियल। अब देखो टोटल क्रेडिटर है 2 लाख, उसमें से 25,000 जो क्रेडिटर है वो प्रेफरेंशियल है और बाकी जो है वो अनसिक्योर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन बता दिया है ऑलरेडी। द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन दिया है 2,500, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2,500 है। उसके बाद लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू 3% कमीशन। यहाँ पर क्या बोला है, अब लिक्विडेटर जो है वो 3% कमीशन लेगा, ठीक है, अमाउंट रियलाइज पर, जो अमाउंट बेच के आया है उस पर 3% और 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद 2% किस पर बोला है कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ देना है। यानी कि टोटल क्रेडिटर 2 लाख, 2 लाख में से 25,000 को निकाल दो तो जो बचे हुए क्रेडिटर है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, उस पर यहाँ पर क्वेश्चन में कितना बोला है 2% लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालना है, ठीक है। प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, तो हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, वेरी सिंपल इजी सा तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये रहा फॉर्मेट बना लेंगे, रिसीट पेमेंट, ठीक है, इधर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऊपर लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले कैश, कैश था क्वेश्चन में बोला हुआ था कि कैश बोला है 5,000 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज के अंदर में नाम बताया है मतलब एसेट का, तो उसका भी लिख लेंगे। तो एसेट रियलाइज में कौन कौन सा आ जाएगा, मशीनरी, तो लिखते हैं मशीनरी इन्वेंट्री, मशीनरी इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल, एंड ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना। तो ये कुछ एसेट है जो कंपनी के हैं जो कि रियलाइज हुआ है 3,95,000, ओके, 3,95,000 पर रियलाइज हुआ है। और कुछ तो पैसा वगैरह कंपनी मतलब कि लिक्विडेटर को मिला नहीं है, तो इस टाइप से ये हो गया इधर रिसीट साइड का। अब पेमेंट साइड में सबसे पहले फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलना है। सबसे पहले लीगल चार्जेस होता है, तो लीगल चार्जेस में तो कुछ कंपनी ने मतलब वो नहीं किया है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है रिलेटेड टू लीगल चार्जेस, अदरवाइज हम लोग लिख देते हैं, लेकिन लीगल चार्जेस लिखेंगे और अमाउंट को यहाँ पर नील रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालते हैं। तो देखो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन के बारे में यहाँ पे बोला क्या है कि लिक्विडेटर इंटाइटल 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज, 3% अमाउंट रियलाइज, तो अमाउंट रियलाइज कितना है, देखो कैश तो पहले से पड़ा है, इसको तो रियलाइज यानी कि इसको तो बेचने की जरूरत पड़ा नहीं, मतलब कि ये कोई एसेट ऐसा नहीं है कि इसको बेच सकते हैं, ये कैश पहले से पड़ा है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। 3% एसेट बेच के जो पैसा रियलाइज हुआ है उस पर, तो एसेट बेच पर कितना, एसेट को बेचने पर 3,95,000 रियलाइज हुआ है, तो 3% ऑन 3,95,000, ठीक है ना। ये हुआ रियलाइज वाला, ये पहला नंबर में मतलब कि 3% निकालना रह जाएगा जो रियलाइज हुआ है, तो इसको निकालते हैं 3,95,000 इंटू 3%, ठीक है, ये 11,850 रुपये, 11,850 यहाँ लिखेंगे 11,850 रुपये। उसके बाद 2% बोला है, 2% बोला है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो, तो अभी तो पता नहीं है कि अनसिक्योर्ड वालों के लिए पैसा सफिशिएंट बचेगा या सफिशिएंट नहीं बचेगा, ठीक है ना। अगर सफिशिएंट बचेगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बचेगा तो फिर हमें वो नीचे 102 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब रेट प्लस 100 प्लस रेट वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें वो दोनों का पैसा होगा, अनसिक्योर्ड का भी और इसका भी। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, अभी पता नहीं है अमाउंट। उसके बाद हमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बोला है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोला है क्वेश्चन में 2,500 रुपीज़। उसके बाद डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, फोर्थ नंबर पे आ जाता है डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर का अमाउंट है 2,50,000, ठीक है ना। डिबेंचर होल्डर का कितना अमाउंट है 2,50,000। अब 2,50,000 उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना है 6 महीने का, ठीक है, इंटरेस्ट 6 मंथ का, तो 2,50,000 वो कितना था 6% डिबेंचर था ना, 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर और उस पर 2,50,000 मतलब 2,50,000 उसका अमाउंट है और 6% उसका इंटरेस्ट रेट है, तो हमें 6 महीने का निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जो डिबेंचर है वो उसका जो इंटरेस्ट है वो अक्रूड है, ठीक है, फॉर 6 मंथ, तो 6 महीने का निकालना पड़ेगा। तो लीजिए 2,50,000 इंटू 6%, ये पूरे साल भर का हो गया,
और 6 महीने के निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे 12 से, ठीक है ना। तो ये 7,500 रुपये, तो 7,500 रुपये ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल 2,57,500 2,57,500 डिबेंचर का पेमेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स का टाइम, क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स जिसमें सबसे पहला प्रेफरेंशियल है, प्रेफरेंशियल। अब सबसे पहले प्रेफरेंशियल, अब चेक कर लेते हैं कि अमाउंट कितना कितना बचा है, ठीक है ना, अदरवाइज पे करते जाओगे पता चला पैसा ही नहीं है। तो 395 इधर यहाँ से अमाउंट रियलाइज और 5,000 कैश पड़ा था, तो टोटल तो लिक्विडेटर के पास 4 लाख का अमाउंट होगा, ठीक है ना। 4 लाख में से सबसे पहले 11,850 अपना रेमुनरेशन काटेगा। तो देखो 4 लाख माइनस कर लेंगे 11,850, 11,850 ये माइनस करने के बाद इतना बचता है। उसके बाद लीगल मतलब ये लिक्विडेटर एक्सपेंस जाएगा, लिक्विडेशन एक्सपेंस 2,500 फिर माइनस कर लेंगे 257,500 क्योंकि डिबेंचर होल्डर वालों का भी पेमेंट हो गया है, 257,500 ये हो गया। अभी बचा है 1,28,150, 1,28,000 अभी पैसा बचा है क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो 25,000 ही है ना केवल, तो इसका तो पेमेंट हो ही जाएगा। 1,28,000 बचा है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 25,000, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख देते हैं 25,000। उसके बाद अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देखो टोटल क्रेडिटर है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख में से 25,000 है प्रेफरेंशियल, तो बाकी बच गया अनसिक्योर्ड, ठीक है ना। अब पैसा बचा था 1,28,150, इसमें से 25,000 माइनस कर देंगे क्योंकि प्रेफरेंशियल का भी पेमेंट कर देना है। तो 25,000 माइनस करने के बाद 1,03,000, 1,03,150 रुपये बचता है, ठीक है। और देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा वर्किंग नोट में दिखाता हूँ, ठीक है, वर्किंग नोट यहीं पे देख लेते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। अभी पहला नंबर डालेंगे लिक्विडेटर रेमुनरेशन करके, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको लिक्विडेटर का रेमुनरेशन निकालना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे। तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये पूरा लिख लेना, 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है कितने, तो अनसिक्योर्ड लिख लेते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो 2 लाख माइनस 25,000, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल बोला है तो प्रेफरेंशियल को हटा देंगे। तो 1,75,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और अवेलेबल अमाउंट कितना है देने के लिए, अवेलेबल अमाउंट, तो अवेलेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, तो टोटल अमाउंट कितना है 4 लाख, 4 लाख में से जो जो पेमेंट हुआ है उसको माइनस कर दो, 4 लाख माइनस 11,850 माइनस 2,500 माइनस, देखो 11,850 ये पेमेंट हो गया है, ये पेमेंट हो गया है, ये पेमेंट हो गया है और ये भी पेमेंट हो गया है, ठीक है ना, 4 चीज़ें पेमेंट हो गई है। तो 257,500 माइनस कर लेंगे 25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद जो पैसा बचा है वो 1,03,150 बचा है, 1,03,150, कम से कम 1,75 चाहिए क्योंकि 1,75 हमें पे करना है अनसिक्योर्ड वालों को, लेकिन पैसा है 1,03,150, तो सफिशियंट फंड नहीं है यहाँ पर, पर्याप्त पैसा नहीं है, पैसे में कमी आ गई, ठीक है, कमी आ गई। अब इसी पैसे में से हमको 2 लोगों को पैसा देना है, एक तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन भी है और एक अनसिक्योर्ड वालों का पैसा भी देना है। तो 100% देंगे हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को और 2% देंगे लिक्विडेटर को, तो ये टोटल पैसा जो है वो 102% होगा, 102% होगा। तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कैसे निकलेगा, लिक्विडेटर रेमुनरेशन निकालने के लिए 1,03,150 मल्टीप्लाई बाई 2/102 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 102, तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन 2,022 रुपये आ गया है, ठीक है ना, 2022.5 है तो 2023 कर देते हैं, 2,023 रुपये लिक्विडेटर का रेमुनरेशन। तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन यहाँ पर 2% ऑन किस पर अभी नहीं पता है, 2,023 रुपये कर देते हैं, ठीक है। अब अनसिक्योर्ड वालों का पैसा मिलेगा कितना, देखो बचा था कितना, यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना, पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोल रहा हूँ, लिख लेना पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो 1,03,150 बचा था, उसमें से 2,023 रुपये तो लिक्विडेटर अपना काट लेगा, ठीक है। उसके बाद जो पैसा बचेगा वही पे किया जाएगा अनसिक्योर्ड वालों को। तो 1,03,150, ठीक है ना,
अब माइनस कर लेंगे कितना, 2023 रुपये लिक्विडेटर काट लिया, तो 2023 रुपये, तो बचा है 1,01,127, 1,01,127, ठीक है, 127 है यार, 1,01,127 रुपये, तो ये अनसिक्योर्ड वालों को दिया जाएगा 1,01,127, ठीक है ना। और यही वाला अमाउंट जो है वो यहाँ लिखाएगा, क्योंकि 2% हम 1,01,127 का निकालेंगे तो 2023 आएगा, 1,01,127, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या बोला था क्वेश्चन, 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो अनसिक्योर्ड वालों को इतना ही मिल रहा है, तो इसका 2% निकालेंगे तो 2023 ही आएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं, इंटू 2% करेंगे तो देखो 2022.5 आया, 2023 लिखे थे, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1,26,127, 1,26,127 हो जाएगा, और इसका अगर टोटल करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल करेंगे तो 4 लाख। तो ये छोटा सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था रिलेटेड टू लिक्विडेटर का रेमोडरेशन को कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में कुछ था ज़्यादा नहीं, कैश था और उसके बाद एसेट रियलाइज सिंपल डायरेक्ट दे दिया था, और तुम्हारा देखो लीगल चार्जेस था, लिक्विडेटर का रेमोडरेशन एसेट रियलाइज पर 3% था, तो एसेट रियलाइज का अमाउंट 395 है, तो 3% और 395 इतना आ गया। उसके बाद 2% था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो पता नहीं था कि अनसिक्योर्ड वालों को कितना पैसा मिलेगा, और तो लास्ट में हमें पता चला कि अनसिक्योर्ड वालों को 1,01,127 ही मिलेगा, तो इसका 2% निकाल लिया, ठीक है। वो कैसे निकाले आपने डिटेल में देख चुका है ऑलरेडी। लिक्विडेशन एक्सपेंस इतना था, उसका डिवेंचर होल्डर वालों को 6 महीने का इंटरेस्ट भी देना था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 25,000, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट सफिशिएंट था नहीं, क्योंकि टोटल क्रेडिटर 2 लाख, उसमें से 25,000 अनसिक्योर मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, टोटल क्रेडिटर था 2 लाख, उसमें से 25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, तो बचा 1,75 हमें अनसिक्योर्ड वालों को देना था, लेकिन पैसा हमारे पास कितना था, 1,03,150 रुपये, तो पैसा कम पड़ गया था। तो इस पैसे में दोनों लोगों का देना है, एक तो क्रेडिटर को भी देना है और लिक्विडेटर को भी रखना है, तो ये टोटल कितना हो गया, 100% देना है हमें क्रेडिटर को और 2% लिक्विडेटर, यानी कि टोटल 102%। तो 102 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, ठीक है, तो लिक्विडेटर का रेमोडरेशन निकल के आ गया, और जो बाकी पैसा बच गया वो अनसिक्योर्ड वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर वॉच कर लेना। फिर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है बेसिक सा, और आज दिस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बारे में डिटेल में जानकारी देखते हैं, ठीक है ना। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देखो होता क्या है, अब देखो क्या होता है कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ठीक है ना, तो कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या किया जाता है कि एक बाहर वाला पर्सन अपॉइंट किया जाता है लिक्विडेटर, वो लिक्विडेशन का सारा काम करता है, ठीक है। उसको कंपनी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि कंपनी में कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, ठीक है, किसको कितना कितना पेमेंट करना है, ठीक है ना, कौन कौन सी एसेट है कंपनी में, उसको सारा जानकारी नहीं है। तो क्या होता है कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो जब जिस डेट पर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है ना, जिस डेट पर कंपनी जिस डेट पर कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, उस डेट से 21 दिन के अंदर में, उस दिन से 21 दिन के अंदर में 21 डेज के अंदर में क्या होता है, कंपनी वालों को एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है, ठीक है, जिसमें जो कंपनी के अंदर वाले हैं वो स्टेटमेंट में अपनी सारी एसेट का जानकारी देंगे और सारे लायबिलिटीज़ का जानकारी देंगे, और सारे एसेट और लायबिलिटी की जानकारी जो स्टेटमेंट में देंगे उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और ये जो जानकारी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये लिक्विडेटर को दिया जाएगा, तभी लिक्विडेटर को पता चलेगा कि कंपनी में क्या क्या है, क्या क्या बेचना है, किससे किससे पैसा लेना है, क्या क्या और किसको किसको पेमेंट करना है, ठीक है ना। इसमें वो सारी एसेट और लायबिलिटीज़ का जानकारी होता है इन वेरी मच डिटेल में, ठीक है, जो कंपनी के अंदर वाले मेंबर बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बना के देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन को मतलब कि इस जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, तो अपने आप को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना कि हम कंपनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना, किसको, लिक्विडेटर को, ये स्टेटमेंट बना के लिक्विडेटर को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देखो होता कैसे कैसे है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर ये फॉर्मेट है, थोड़ा सा लंबा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है लेकिन, ठीक है। सबसे पहले इधर अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट के कॉलम में ईआरवी आएगा, ईआरवी यानी कि एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर ईआरवी नहीं लिखेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू इसलिए
क्योंकि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बना रहे हैं इस स्टेटमेंट को, तो पता नहीं है कि उनको कि ये जो पर्टिकुलर एसेट है वो कितने में बिकेगा। ये इनका अनुमान है कि इतने में बिक जाएगा, ठीक है, एस्टिमेटेड है इतने में बिक जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो सारे एसेट को लिखते हैं जो फ्री एसेट हैं। फ्री एसेट कहने का मतलब किसी को गिरवी नहीं दिए हैं। अब बाइफरकेट करके दिखाते हैं पूरे जानकारी को डिटेल में कि हमारे पास इतने सारे एसेट हैं, इतने सारे एसेट में से ये एसेट को पहले लिखेंगे जो एसेट फ्री है एकदम, किसी को गिरवी नहीं दिए हैं, ठीक है ना। तो उस एसेट को बोलते हैं एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ठीक है, एज पर लिस्ट ए। अब लिस्ट ए बी सी डी नाम दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड वो सारे एसेट जो प्लेज नहीं है, गिरवी नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना, वो सारे एसेट को पहले लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट है, हमें ऐसे ही वर्क करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें कंपनी में बहुत सारे एसेट होते हैं, कुछ एसेट के नाम मैंने लिखा हुआ है, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और भी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, वगैरह वगैरह, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और एसेट सारे हो सकते हैं एज पर क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और कॉल इन अरियर को हमें यहीं लिखना है, ठीक है। कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर का वो अमाउंट जो हमें मिल सकता है, लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंपनी के मेंबर को, कि कॉल इन अरियर का वो अमाउंट जो मिल सकता है उसको हमें यहाँ लिखना है, ठीक है ना, लिस्ट ए में लिखना है, ठीक है। फिर इसका हमें बाहर निकाल देंगे टोटल करके। उसके बाद लिस्ट बी में उन सारे एसेट का डिटेल देंगे जो हमने गिरवी रखा हुआ है, क्या क्या हुआ है, जो हमने किसी को गिरवी रखा हुआ है। लेट्स सपोज कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, बैंक लोन इशू किया है, और बैंक लोन लिया हुआ है, या फिर कहीं से और लोन वगैरह लिया है, तो उसके बदले हो सकता है कोई एसेट गिरवी दिया हो उनको, तो वो सारे एसेट का जानकारी लिस्ट बी में देंगे। तो इस टाइप से कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले एसेट का नाम लिखेंगे, जो गिरवी एसेट है वो, उसका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कि वो कितने में बिक सकता है वो। उसके बाद जो उस एसेट के अगेंस्ट में हमने जो लोन लिया हुआ है, यानी कि मतलब जब हमने लोन लिया हुआ है उसका अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर एसेट को गिरवी दिए हैं ना जिस पर्सन को, उससे कितना लोन लिया है उस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल मान लेते हैं, एसेट है मान लो लैंड है, ठीक है, उसका 1 लाख का बिकने का चांस है, ठीक है, एक एग्जांपल की तरह। और सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर से हमने 50,000 का उधारी लेकर रखा है, मतलब 50,000 का लोन लिया हुआ है, और हमने उनको क्या किया हुआ है, लैंड गिरवी दिया है, और लैंड का हमें लगता है कि 1 लाख में बिक जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर 1 लाख में बिकेगा तो 50,000 का यहाँ पर सरप्लस आएगा, ठीक है। तो इस सरप्लस वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है ना। और अगर मान लो कि लैंड जो है या कोई और एसेट है, ठीक है, वो लगता है लैंड के अलावा कोई और एसेट है, वो अगर गिरवी दिए हैं, ठीक है, अगर मान लो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 50,000 हमने लोन लिया है, उसकी बिकने की वैल्यू मान लो 40,000, तो 10,000 का यहाँ पर जो लोन लिए हैं उनको नहीं दे पाएंगे उस पर्टिकुलर एसेट से, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पर एस्टिमेटेड या रियलाइज वैल्यू कम आ जाता है, लेट सपोज कि 40,000 आ जाता है, ठीक, तो 40,000 वैल्यू लगता है कि उसको बेचने से मिलेगा, एसेट को बेचने से मिलेगा, और लोन है 50,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 का तो नुकसान हो गया ना, 10,000 का नुकसान हो गया। मतलब नुकसान कैसे हुआ कि उस पर्टिकुलर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो 50,000 का लोन है, उसको 50,000 पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिल रहा है केवल 40,000 इस एसेट को बेचने से, ठीक है। तो 10,000 का जो यहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा, जो बाकी पैसा बच जाएगा उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जब पेमेंट करने का टाइम आएगा ना तब उसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो डेफिशिएंसी जितना भी आएगा रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। तो एसेट का सबसे पहले नाम लिखेंगे जो गिरवी एसेट है, उसका ईआरवी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितने में बिक सकता है। उसके बाद क्रेडिटर से हमने कितना लिया है वो, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, और अगर कुछ कमी हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है तो उसको अनसिक्योर्ड, और बाकी जो सरप्लस होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद लिखेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, और जो ये सरप्लस आएगा ना, इस सरप्लस का क्या नाम दिया जाएगा, एस्टिमेटेड सरप्लस, जो इस एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड एसेट है उससे जो सरप्लस आया है तो उसको यहाँ लिखेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो एसेट हमने स्पेसिफिकली गिरवी दिया है उससे कितना सरप्लस आया है। तो ये जो 50,000 है इसे 50,000 को यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला था टोटल करके लिखे थे, और ये जो टोटल लिस्ट बी वाला है उसको टोटल करके लिखेंगे। और जो टोटल अमाउंट आया, अब देखो फ्री एसेट हमने यहाँ सारे कर दिए, और जो गिरवी वाले एसेट थे यहाँ सारे एसेट हमारे खत्म हो गए, तो टोटल एसेट तो हम बेच दिए, तो टोटल एसेट का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इस टोटल एसेट को अमाउंट को क्या बोला जाएगा कि एस्टिमेटेड टोटल एसेट, यहाँ पर एस्टिमेटेड होगा, ठीक है ना।
एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स जो अवेलेबल फॉर किसके किसके लिए है, एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए है, डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए है। ठीक है ना, ये जो एसेट का पैसा आया है इससे किनका किनका पेमेंट किया जाएगा, तो इनका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट किया जाएगा। सबसे पहले ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब एसेट सारा बेच दिए। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर देना है कि ग्रॉस एसेट का समरी देना है कि एक्चुअल में टोटल ग्रॉस एसेट हमने यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हमने नेट एसेट निकाला हुआ है लिस्ट बी में, लिस्ट बी में हमने नेट एसेट निकाला हुआ है। टोटल उसका क्या हुआ है देखो, यहाँ पर लैंड 1 लाख में बिका, 50,000 उसका वो था, क्रेडिटर से लिया हुआ था, तो 50,000 ही हमने यहाँ पर लिखा ना, 50,000 ही हमने यहाँ पर सरप्लस का अमाउंट लिखा है, ये 50,000 वाला यहाँ। लेकिन उसका तो टोटल 1 लाख ग्रॉस एसेट का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एसेट तो बेस बिका गया है 1 लाख में ना। ठीक है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल उसका बिकने का वैल्यू तो 1 लाख ही है। तो उस केस में हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलग से समरी देना पड़ता है कि टोटल कितने में बिका है। ठीक है, कितने में बिकेगा या बिका है जो भी है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, कि जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उसका टोटल ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, तो वो यहाँ लिखेंगे। ग्रॉस का मतलब, कहने का मतलब ये जो 1 लाख में जो बिकने का चांस है 1 लाख में, इसी 1 लाख को यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है ना, 1 लाख। और बाकी अदर एसेट, अदर एसेट कौन से, लिस्ट ए वाले टोटल, लिस्ट ए का जितना टोटल होता है उसको यहाँ लिखेंगे और उसको इनर साइड में ही ग्रॉस करके दिखाएंगे कि टोटल ग्रॉस एसेट हमारा कंपनी का इतना है। ठीक है ना, उसके बाद जो हमने यहाँ पर क्लोज किया था, जो हमने यहाँ पर क्लोज किया था उसी को हमें यहाँ पर फिर से उतारना है, कॉपी करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है कि एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज पूरा पूरा लिखना, एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो अमाउंट आएगा उसी को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ये सारा जो अवेलेबल पैसा है इससे अब पेमेंट किया जाएगा लाइबिलिटी वालों को। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का ग्रॉस वैल्यू इधर लिखेंगे, लाइबिलिटी का ग्रॉस वैल्यू इधर वाले कॉलम में, और जो पेमेंट होगा इधर वाले कॉलम में। अब देखो लाइबिलिटी जो है, एक लाइबिलिटी हमारा ऑलरेडी पे हो चुका है। ठीक है, लिस्ट बी में अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो ऑलरेडी पे हो चुका है। यहाँ पे होने के बाद जो पैसा बचा वही तो आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ ना। 1 लाख में अगर मान लो बिकता है और 50,000 का उसका लोन था तो वो ऑलरेडी यहीं पर पे हो चुका है, तो बाकी जो पैसा बचा वही कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो ये जो ऑलरेडी पे हो चुका है, एक लाइबिलिटी ऑलरेडी पे हो चुका है, उसका हमें सबसे पहले जिक्र करना पड़ेगा कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है जो लिस्ट बी वाला, उसका जो है वो कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो कैसे लिखेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम्स आर एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड, क्लेम जो है उनका वो कवर हो चुका है बाय द एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है वो उससे जो है उनका क्लेम कवर हो चुका है। तो जितना कवर हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हमेशा नील आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब उनका पेमेंट यहाँ नहीं करेंगे, जो बचा होगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा और उनका जितना कवर हो चुका है वो वाला अमाउंट यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का बारी आता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में बता दिया जाएगा और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को वेरी मच डिटेल में इन द वीडियो नंबर 2। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट यहाँ करेंगे और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट यहाँ होगा, यहाँ टोटल हमारा एसेट था उसमें से इसको पे किया जाएगा और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट इधर भी लिखेंगे। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा यहाँ पर, उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा, उस अमाउंट का नाम होगा एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यहाँ पर पे हो चुका है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नाम हट जाएगा। तो कौन कौन बचा है अब, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करने के बाद डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, दो लोग बचे हैं, तो इनके लिए ये पैसा अवेलेबल है। ठीक है ना, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब यहाँ पर पैसा डिबेंचर होल्डर के लिए, तो नेक्स्ट बारी किसका आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा डिबेंचर होल्डर का। तो लिखेंगे डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज लिस्ट डी, एज पर लिस्ट डी। डिबेंचर होल्डर को लिस्ट डी में जितने भी क्रेडिटर है जो फ्लोटिंग चार्ज वाले हैं, ठीक है ना, फ्लोटिंग चार्ज अगर मान लो डिबेंचर में नहीं लिखा है तो वो डिबेंचर ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग चार्ज ही होता है। और डिबेंचर
के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो फ्लोटिंग चार्ज होता है। और डिबेंचर के अगेंस्ट अगर कोई सिक्योर्ड मॉर्गेज लिखा है तो फिर उसको लिस्ट बी में ही डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर और कोई क्रेडिटर है जिसके ब्रैकेट में लिखा है कि फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, तो वो लिस्ट डी में आएगा। जितने भी फ्लोटिंग चार्ज वाले क्रेडिटर होते हैं वो लिस्ट डी में आते हैं, ठीक है ना। तो इनका पेमेंट इधर होगा और इनका अमाउंट को इधर लिखा जाएगा, मतलब इधर और इधर दोनों साइड लिखा जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचा है उसमें से डिबेंचर होल्डर वालों को पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको बोलेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स डिबेंचर होल्डर। अगर पैसा प्लस में आता है तो एस्टिमेटेड सरप्लस आएगा, अगर पैसा निगेटिव में आता है, मान लो पैसा बचा था 10,000, ठीक है, और डिबेंचर होल्डर का अमाउंट है 20,000, तो 20,000 पे तो नहीं कर पाएंगे तो 10,000 निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमें माइनस करके ही दिखाना है, टोटल माइनस करते ही जाना है। यहाँ पर एस्टिमेटेड चल रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर एस्टिमेटेड है। तो हमें दिखाना है कि निगेटिव 10,000, तो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी के पैसा कमी पड़ गया यहीं से, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स डिबेंचर होल्डर्स। अब डिबेंचर होल्डर्स के बाद किसका टाइम आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है लिस्ट ई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई, ठीक है ना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई, लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट लिखेंगे कितना है। उसके बाद लिस्ट बी वाला अगर कोई डेफिशिएंसी होगा, ठीक है ना, लिस्ट बी वाला यहाँ देखोगे जरा, ये देखो लिस्ट बी में अगर कोई डेफिशिएंसी आएगा तो इस डेफिशिएंसी को ऐड कर दिया जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाके, ठीक है ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। उसके बाद कोई अगर अनक्लेम डिविडेंड है तो यहाँ आ जाएगा, और कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है जो लगता है कि हमें पे करना पड़ सकता है तो उस केस में यहाँ पर लिखेंगे, और टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इधर लिखेंगे और टोटल इधर भी लिखेंगे, दोनों साइड लिखेंगे। उसके बाद अब पे करना है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट से इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा अमाउंट उसको बोलेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स। अगर माइनस में आएगा तो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी और प्लस में आएगा तो एस्टिमेटेड सरप्लस। और ये जो अमाउंट आएगा वो इसको चेक करने का एक और तरीका है कि सही है कि गलत है। इधर का ग्रॉस टोटल करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल करेंगे, इधर से ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल करेंगे, ठीक है। और इस ग्रॉस एसेट से इस ग्रॉस लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो जो यहाँ पर ये वाला अमाउंट आया है ना, ये वाला अमाउंट मैच करेगा, ये अमाउंट हमेशा मैच करता है, ठीक है ना। इसके बाद ये अमाउंट हो गया, मैच कर गया। अब क्रेडिटर वालों को पे हो गया। अब देखो लास्ट में अगर पैसा बचता है या नहीं बचता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमें लास्ट तक बनाना ही है, ठीक है ना, लास्ट बनाना ही है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है यहीं तक बनाने के लिए तो फिर रुक जाओ उस केस में, लेकिन नॉर्मली पूरा करते हैं। उसके बाद अब पैसा जो है अब किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। तो इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल में सबसे पहले होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ इतना ईच जो भी रहेगा, मान लो 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो लिस्ट एफ में आ जाता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई में था, ई के बाद लिस्ट एफ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएगा, उसका अमाउंट को लिखेंगे। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, लिस्ट एच जी में आ जाएगा, ठीक है ना, ई एफ जी लिस्ट जी में आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल अमाउंट ये लिखेंगे। उसके बाद प्लस में आएगा तो एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स मेंबर लिखेंगे, अगर निगेटिव में आता है तो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर्स, और जो इस अमाउंट को बोला जाएगा वो बोला जाएगा एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी, ठीक है। और ये कौन सा लिस्ट के हिसाब से, लिस्ट एच के हिसाब से आएगा, ठीक है, मतलब कि इसका नाम जो है वो लिस्ट एच में दिखाना है। लिस्ट एच का अलग से डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट भी बनता है जो कि डिटेल में शो करता है कि ये किस हिसाब से, मतलब किस टाइप से आया है, ठीक है ना। तो ये रहा, और एक नोट डाल देना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के बाद कि अबव स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज सब्जेक्ट टू कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग अप। मतलब कि जो ऊपर का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया गया है उसमें अभी कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग अप यानी कि लिक्विडेशन एक्सपेंस को ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। लिक्विडेशन एक्सपेंस भी आगे होगा, ठीक है। तो ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो कि काफ़ी ठीक तरीका है, मतलब काफ़ी सिंपल है, इजी है समझने के लिए, कोई ज़्यादा नहीं है। फॉर्मेट बेस्ड है, फॉर्मेट को अगर एक दो बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा, और क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें तो याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा वर्डिंग ही है, बाकी अमाउंट तो भर ही लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसको अगर फिर से एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में तो देखो एकदम, वो एसेट जो फ्री है उसको यहाँ लिखना है, उसके बाद जो एसेट मॉर्गेज है गिरवी दिया गया है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद टोटल एसेट यहाँ आ जाएगा जो कि अवेलेबल होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड क्लोज कर देना है। उसके बाद ये वाला टोटल एसेट
और यहाँ पर एसेट बी का जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है इसका, और यहाँ पर इनका टोटल करके दिखाएंगे समरी ऑफ ग्रॉस एसेट में। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट में दिखाएंगे कि जो ग्रॉस एसेट है वो कितना है। तो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड वाला लिखेंगे उस सबसे पहले, उसके बाद अदर एसेट लिस्ट ए वाला का, उसके बाद ग्रॉस एसेट कर देंगे, उसके बाद सेम यहाँ पर सेम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, अमाउंट का। उसके बाद लाइबिलिटी का पेमेंट करना शुरू करेंगे, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर सबसे पहले लिस्ट बी में ही पे हो जाता है, तो उसको दिखा देंगे, इधर नील रहेगा, इधर अमाउंट आएगा जितना सिक्योर्ड जितना कवर हो चुका है। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी, उसके बाद डिबेंचर होल्डर लिस्ट डी और सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट डी। इन सबको पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स, ठीक है, प्लस में आएगा तो सरप्लस, नेगेटिव में आएगा तो डेफिशिएंसी, तो पता चली जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का टाइम आएगा, तो सबसे पहले इशूड एंड कॉल्ड कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको बोलेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर, जो कि लिस्ट एच में शो किया जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हमें करना है, बहुत सिंपल से है, इजी से है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का हमने डिटेल में देखा, ठीक है। वी आर गोइंग टू कवर अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ SOA, ठीक है। अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार, ठीक है, और अपने फैमिली को ग्रो करो, जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। ऑफ अफेयर के बेसिस पे, मतलब ऑन द फॉर्मेट जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसके बेसिस पर आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो वी आर कवरिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन द फ्रॉम द बुक ऑफ SM शुक्ला, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो पहला क्वेश्चन है 80 नंबर से शुरू है। तो इस 80 नंबर को करने वाले इसमें क्या बोला है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर ऑफ H&M लिमिटेड, और उसका कुछ पोजीशन बताया है, जिससे कि उसके बुक में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख का है, प्लांट एंड मशीनरी है 30,000 का, फर्नीचर फिक्सचर 4,500, इन्वेंट्रीज 20,000, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500, इन्वेस्टमेंट 4,000 का है, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 100 रुपीज़, ट्रेड रिसीवेबल है 9,000, गुडविल शो हो रहा है 5,000 का, मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50,000। एक मॉर्गेज लिया हुआ है, मतलब ये एक लोन है, ठीक है, जो कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। कहने का मतलब जिनसे हमने मॉर्गेज किया हुआ है, लोन लिया हुआ है, ठीक है ना, उनको हमने फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को गिरवी दिया हुआ है। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो है वो सिक्योर्ड एसेट है, मतलब सिक्योर्ड वो गिरवी है, तो वो लिस्ट बी में जाएगा, ठीक है। ये फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इसको ध्यान रखना। और फिर जो हमने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट भी है 750 रुपये का। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोला है 3,200 का है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड बोला है 900 रुपीज़। फिर शेयर कैपिटल में 8,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाले 80,000 के, 500 प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपये वाले 5,000 के। उसके बाद अमाउंट रियलाइज्ड ऑन एसेट, कि अमाउंट इस प्रकार रियलाइज हुआ है, ठीक है ना, जो ऊपर एसेट बुक में शो रहे हैं उसको मार्केट वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस आज 80,000 का है। उसके बाद मशीनरी एंड प्लांट 9,000, फिक्सचर जो है 1,200 रुपये, इन्वेंट्रीज 16,800, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 300, इन्वेस्टमेंट 3,000 और ट्रेड रिसीवेबल ये। तो हमें बेसिकली इन अमाउंट से मतलब है, क्योंकि बुक में जो शो है उसको हमें नहीं लेना है, ERV एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू में ये वाला अमाउंट को लिया जाएगा, ठीक है ना। इसको लेंगे और हमें SOA बनाना है एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पर्टिकुलर एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, सबसे पहले होता है वो एसेट जो फ्री है, यानी कि एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए, ठीक है ना। तो वो एसेट में कौन कौन आ जाएगा, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को छोड़ देना, बाकी सारे एसेट आ जाएंगे, क्योंकि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्या है, मॉर्गेज है, ठीक है ना, वो हमने गिरवी दिया हुआ है उसको। तो इसमें हम लोग लिखते हैं मशीनरी एंड प्लांट से शुरू करते हैं, ओके। तो लिखते हैं फिर मशीनरी एंड प्लांट। तो मशीनरी एंड प्लांट का जो नीचे वैल्यू दिया था वो 9,000 रुपीज़। उसके बाद में है फिक्सचर एंड फिटिंग, ठीक है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स 1,200 रुपये दिया हुआ है, ओके। एंड देन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में 16,800 रुपीज़, 16,800। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू है 300 रुपीज़।
उसके बाद इन्वेस्टमेंट बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 3000 का है, और कैश बोला है 100 रुपीज़ का। कैश को में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना, कैश क्योंकि कैश आज की वैल्यू लो या बुक की वैल्यू लो वो दोनों बराबर ही होगा ना, कैश में तो कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो कैश 100 रुपीज़ कैश हमें ऊपर से लेना है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल बोला है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जो क्वेश्चन में है वो 6500 बोला है, ठीक है। ये सारे एसेट जो है वो फ्री है, ठीक है ना, फ्री है। तो इसको क्लोज करेंगे और इनको ऐड करने पर ये टोटल हो जाएगा 36,900, ये बाहर कर देंगे। उसके बाद लिस्ट ए कंप्लीट हुआ। अब लिखेंगे एसेट स्पेसिफिकली प्लेस लिस्ट बी वाले, ठीक है। तो एसेट्स स्पेसिफिकली, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ये लिस्ट बी वाले वो एसेट जो हमने गिरवी दिया हुआ है। तो इस केस में जो एसेट है तो यहाँ पे एसेट्स आ जाएगा, इस उसका ERV एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। उसके बाद ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है सिक्योर्ड क्रेडिटर को, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद डेफिशिएंसी, अगर कमी हो जाती है तो उसको अनसिक्योर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, ठीक है ना। उसके बाद सरप्लस, तो ये रहा। एसेट में है हमारा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तो एसेट में लिखेंगे उसका नाम फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्वेश्चन में बोला है 80,000 रुपये। ये बुक में देखोगे तो जो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है ये 80,000 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 80,000 उसका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है 80,000। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर पर देखो हम कितना अमाउंट लिखेंगे। जो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमने यहाँ लिया हुआ है, देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो मॉर्गेज है उनसे लोन लिया है 50,000 का ये, और उस पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अक्रूड ड्यू देयर ऑफ का मतलब है कि जो ऊपर हमने लोन लिया है उसी पे इंटरेस्ट है 750 रुपये का। तो टोटल जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर को वो 50,750, ठीक है ना। ये कैसा है, 50,000 का वो था मॉर्गेज वाला अमाउंट, और जो लोन हमें मतलब जो इंटरेस्ट है वो 750 रुपये का, तो ये 50,750 रुपये का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 80,000 में से 50,750 तो कवर आराम से हो जाएंगे। 80,000 का एसेट बिका है, ठीक है, 80,000 का एसेट बिका है, उसमें से 50,750 जिनसे हमने लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट जो बाकी था वो पे कर देंगे। वो पे करने के बाद कितना बचता है, तो कैलकुलेटर में देख लेते हैं। 80,000 माइनस 50,750 को कर करते हैं 29,250 का यहाँ से सरप्लस बच जाता है, ठीक है। तो 29,250 रुपये ये सरप्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं, ये 80,000, ये 50,750 और ये 29,250, सिंपल। उसके बाद अब सरप्लस है तो इस सरप्लस को बाहर निकालना है हमें, तो लिखेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस, एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उस एसेट से हमें कितना सरप्लस आया है, तो वो आया है 29,250 रुपये, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, लिस्ट ए का 36,900 रुपये और इसका 29,250, तो ये 66,150 आता है, ठीक है ना। तो इस एसेट ये जो अमाउंट है वो टोटल एसेट हमने बेच दिया कंपनी के, मतलब हाँ कंपनी का टोटल एसेट सोल्ड हो जाएगा जिससे इतना अमाउंट आएगा। तो ये इसको क्या बोला जाएगा, एस्टिमेटेड टोटल एसेट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स यू हैव टू राइट इन द फुल फॉर्म अवेलेबल फॉर, ये किसके किसके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, डिबेंचर होल्डर जो कि फ्लोटिंग चार्ज होगा, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, इनके लिए अवेलेबल है। अब हम इसको फर्दर कैरी मतलब आगे करते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, अमाउंट। उससे पहले हम समरी देंगे ग्रॉस एसेट का, ठीक है ना, समरी देंगे ग्रॉस एसेट, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट बी का एसेट का अमाउंट है वो नेट अमाउंट आया हुआ है, उससे जो हमारा जो लाइबिलिटी है, एक लाइबिलिटी ऑलरेडी यहाँ पर
सेट हो चुका है, क्योंकि बेचने से तो पैसा 80,000 आएगा और 50,750 क्वालिटी पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस बचा है वो नेट अमाउंट यहाँ आया है। तो टोटल एसेट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक लाइबिलिटी ऑलरेडी पे हो चुका है। तो एक्चुअल में टोटल एसेट कितना का है वो हमें दिखाना होता है। तो लिखेंगे समरी ऑफ ग्रोस एसेट, ठीक है, समरी ऑफ ग्रोस एसेट। तो इसमें से लिखेंगे एस्टिमेटेड समरी ऑफ ग्रोस एसेट में एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, estimated realizable value of assets specifically placed, asset estimated realizable value of asset specifically placed, जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उससे कितना। तो देखो उसका जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है वो फ्री होल्ड प्रीमाइसिस है, इसका जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है वो 80,000 है। तो 80,000 के यहाँ लिखेंगे और बाकी अदर एसेट, अदर एसेट में ये वाला जो बाकी बच गया ये सेट, ये 36,900 का, इसको लिखना है 36,900। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1,16,900, 1,16,900 और इसको बोला जाएगा ग्रॉस एसेट, ग्रॉस एसेट, ठीक है, ये हो गया। अब जो ये अमाउंट हुआ है 66,150, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड आगे लेके जाना है। तो बस यही सेम टू सेम कॉपी करना है आगे। तो यहाँ पे कर देते हैं कि टोटल एसेट, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है ना, डिबेंचर होल्डर, फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए वो 66,150 था ना, हाँ 66,150 वो अवेलेबल है, ठीक है। अब एसेट का काम खत्म, अब शुरू करते हैं लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटीज, क्योंकि एसेट तो बिक गया, ठीक है, उसमें से इतना नेट बचा हुआ है, अब लाइबिलिटी वालों का पेमेंट किया जाएगा। तो एक लाइबिलिटी ऑलरेडी हमने पे कर दिया है सिक्योर्ड, मतलब लिस्ट बी में, ठीक है ना, जो मॉर्गेज था उसका। तो सबसे पहले उसी का मतलब कि वहाँ पर दिखाएंगे हमें, यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। तो लाइबिलिटी का लिखेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो हमने ऑलरेडी लिस्ट बी में पे कर दिया है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर, इसका बोला जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट बी, उसका टू द एक्सटेंट, यानी कि जितना उसका बनता है, टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम आर एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड, उसका जो क्लेम है, मतलब जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो उसका टोटल क्लेम था वो एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड, वो कवर हो चुका है, कवर हो जाएगा, ठीक है। एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस है उससे उसका जो क्लेम है वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे नील आएगा और कितना कवर हुआ है, तो 50,750 का कवर हो चुका है, तो वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिस्ट सी में आते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इस क्वेश्चन में देखो बोला है, कहीं पे अगर बोला होगा तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है वो है 3,200। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख देते हैं 3,200 और इधर भी लिख देंगे 3,200। अब 3,200 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करने के बाद 66,150 में से कितना अमाउंट बचता है, तो इसको माइनस करने के बाद ये 62,950 का, इस अमाउंट को बोला जाएगा एस्टिमेटेड टोटल एसेट, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स पूरा पूरा लिखना है, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर अब प्रेफरेंशियल का तो पे हो गया, तो डिबेंचर के लिए बचा है डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज और फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब नेक्स्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद कौन है, डिबेंचर होल्डर की। तो डिबेंचर होल्डर लिखेंगे यहाँ पे, डिबेंचर होल्डर जो है फ्लोटिंग चार्ज,
ये लिस्ट डी में आएंगे। फ्लोटिंग चार्ज वाले जितने भी हैं वो सब लिस्ट डी में आते हैं। तो इसमें डिबेंचर होल्डर क्वेश्चन में तो कहीं दिया नहीं है, तो इसको डैश छोड़ दो। उसके बाद 62,950 ये इसको लिखेंगे। अब ये प्लस में आया है तो लिखेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स डिबेंचर होल्डर का पेमेंट होने के बाद इतना सरप्लस बचा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद डिबेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का टाइम आएगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई में आता है, ठीक है। डी के बाद ई आएगा तो लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्वेश्चन में देखो कितना कहाँ बोला है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ये देखिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,50,000 सीधा सीधा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे 2,50,000 प्लस में यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट भी अनसिक्योर्ड है 900 रुपये, ठीक है। तो यहाँ इसको भी यहीं लिखेंगे, तो प्लस कर लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी अनसिक्योर्ड है तो 900 रुपये। तो ये हो जाएगा 250,900, ठीक है ना। इधर भी लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 250,900, ये हो गया 250,900। इसको माइनस करने के बाद कितना बचता है, तो इसको माइनस करने के बाद जो बचता है वो 187 देखते हैं, माइनस करते हैं 62,950 में से 62,950 माइनस कर लेंगे 250,900 2,50,900 तो 187,950 का अमाउंट, ठीक है ना। 187,950 और ये यहाँ निगेटिव फिगर है ना, क्योंकि ये माइनस वाला अमाउंट ज़्यादा है। देखो कैलकुलेटर में माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, हम इसको डेफिशिएंसी लिखेंगे, ठीक है ना। इसको डेफिशिएंसी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कि एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी क्या लिखा जाएगा, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स के रिगार्ड्स में डेफिशिएंसी आया है। इसको टोटल कर देते हैं इधर का। इसको टोटल करने के बाद आएगा 3,04,850 का। अब ये अमाउंट चेक कर सकते हैं, ये अमाउंट सही है में आया है या गलत आया है, ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रॉस एसेट हमारा देखोगे तो 1,16,900 आया था। तो अगर इसको चेक करना है तो देखते हैं 1,16,900 माइनस कर लेंगे, ये ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल कितना आया है, माइनस 3,04,850, ठीक है ना। 3,04,850 तो ये माइनस में 1,87,950, तो यही वाला 1,87,950 ये चेक हो गया, ठीक है, ये सही है। अब क्रेडिटर्स वालों को पे हो चुका है ऑलरेडी और यहाँ पर अमाउंट नेगेटिव में जा चुका है, ठीक है। मतलब कि पेमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें पूरा लास्ट तक शो करना है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी तक। तो लिखेंगे फिर इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट शेयर होल्डर का टाइम आएगा, इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है ना। इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल में सबसे पहले है प्रेफरेंस शेयर। तो इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल में सबसे पहले लिखेंगे 500 प्रेफरेंस शेयर, 500 ही क्वेश्चन में है। तो 500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ कितना है, ऑफ रुपीज़ 10 ईच। ये है लिस्ट ई के बाद एफ, लिस्ट एफ। तो ये हो गया 5,000। उसके बाद इक्विटी शेयर है 8,000। तो 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ठीक है। ये है लिस्ट ई एफ जी, ये लिस्ट जी है। तो इसका अमाउंट कितना हो गया, 80,000 हो गया। तो टोटल 5,000 ये प्रेफरेंस वाला और 80,000 इक्विटी, 85,000 हो गया। फिर इसको माइनस कर लेंगे तो ये 2,72,950 हो जाएगा, 2,72,950। इस अमाउंट को बोला जाएगा एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर्स, कि मेंबर्स को पे करने के बाद इतना हमें टोटल मतलब कि डेफिशिएंसी आया है। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, पैसे में इतना कमी आया है, ठीक है ना। इसको लिस्ट एच बोलेंगे, लिस्ट एच में शो होगा, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि इसमें क्या है, कुछ था नहीं, नॉर्मली फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मेट वगैरह ठीक है, वो सारे एसेट के यहाँ पर लिखना है जो हमें नॉट प्लेज वाले हैं, मतलब ये फ्री एसेट है, ठीक है। इसमें कैश क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, और कॉल सिनेरियो वगैरह रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, कॉल सिनेरियो वगैरह रहेगा तो आ जाएगा। बाकी एज पर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर सारा डेटा पुट किया है। उसके बाद जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, किसी को मॉर्गेज दिया हुआ है तो वो एसेट, तो उसका नाम आ जाएगा और उसका ईआरबी। उसके बाद क्रेडिटर को कितना उससे लिया हुआ है, और फिर अगर कुछ कमी मान लो यहाँ पर 80,000 होता तो यहाँ पर 90,000 होगा। मान लो कि क्रेडिटर से हमने 90,000 लिया हुआ है, तो 90,000 यहाँ, तो उसका तो 80,000 ही फुलफिल हो पाता, तो 10,000 डेफिशिएंसी हो जाता, और 10,000 हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई में डालना पड़ता। लेकिन यहाँ पर तो कमी, मतलब कि कम हमें देना है, तो बेचने पर 80,000 आएगा, हमें पे करना है 50,750, तो जो बाकी पैसा बचेगा उसको सरप्लस वाले अमाउंट में डालेंगे, फिर एस्टिमेटेड सरप्लस, ठीक है, आ जाएगा ये। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, फिर हम समरी दिखाएंगे ग्रॉस एसेट का, कि टोटल इससे एसेट बी, मतलब कि जो लिस्ट बी वाला एसेट है स्पेसिफिकली प्लेस्ड, उससे कितना ईआरबी है, और जो बाकी अदर एसेट है लिस्ट ए वाले, उसका कितना ईआरबी है, तो वो यहाँ पर दिखा के टोटल दिखा देंगे। उसके बाद सेम वही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हमारा ये कैरी ये ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड वहीं से हमने अमाउंट लाया है 66,150 जो हमने पहले क्लोज कर दिया था। उसके बाद लाइबिलिटी वालों को पे करेंगे, तो हमने लिस्ट बी में ऑलरेडी एक लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर दिया है, तो उसको सबसे पहले दिखाएंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर जो लिस्ट बी वाला है उसका, टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम आर टू बी कवर्ड बाय एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो एसेट हमने प्लेस किया है उससे उसका कवर हो चुका है, तो यहाँ पर नीला आएगा, और जितना कवर हुआ है वो अमाउंट यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट में आएंगे तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वीडियो नंबर 2 में, जिसमें हमने फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, वो तो उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो वहाँ से अगर आइडिया लग जाए, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, अगर टैक्स वगैरह के रूप में दिया है तो वहाँ से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो डिबेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड वालों के लिए होगा, तो डिबेंचर होल्डर लिस्ट डी में आएंगे, ठीक है। उसको माइनस करने के बाद सरप्लस या डेफिशिएंसी आएगा वो लिख देंगे, लिस्ट डी में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट का अमाउंट, और बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड था तो वो आ गया, ठीक है। तो ये सारे सब चीज़ें लिख दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये फिर सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी आया है क्रेडिटर्स के रिगार्ड में, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर वालों, मतलब कि शेयर होल्डर वालों का टाइम आएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और फिर टोटल ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंपल बना दिया जाता है, वेरी इजी तरीके से। बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा माइंड में, और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पर एक छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर कर लेते हैं। इस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, एंड हमने इसमें काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का एक क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो देख लेते हैं। जो बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि कैलकुलेट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, यानी कि मेरा वीडियो नंबर 2 नहीं देखा है, तो उसमें जाकर देखिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है, कि वहाँ कैसे क्या, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लिखते हैं। इसमें बोला है कि 31 दिसंबर को लिक्विडेट हो रहा है, और लायबिलिटी साइड इट्स बैलेंस शीट में कुछ दिया है। क्रेडिटर्स में है इंक्लूडिंग 3,000 फॉर लोकल टैक्स विच बिकम्स ड्यू एंड पेबल इन 2011। देखो लिक्विडेट हो रहा है 2013 में, ठीक है, तो इसका प्रीवियस 12 मंथ तक हम देखेंगे। 31 दिसंबर 2013 से प्रीवियस 12 मंथ, तो प्रीवियस 12 मंथ 1 जनवरी 2013 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने तो होते हैं ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। तो 1 जनवरी इसका शुरुआत वाला पीरियड होगा, और 31 दिसंबर को लास्ट हो रहा है, मतलब 12 महीने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। अगर 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 में जो भी चीज़ें आएंगी, अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में होगा तो उसको लिख दिया जाएगा, और अगर 12 महीने से पहले होगा उसको नहीं लिखा जाएगा। तो ये 2011 में है, तो ये 12 महीने से ज़्यादा पीछे चला गया, तो ये हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आएगा। वैसे लोकल टैक्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है, लेकिन 12 मंथ तक का ही आता है, ठीक है ना, प्रीवियस 12 मंथ वो देखना है, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये 12 मंथ एक्सीड कर गया। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी फॉर 1 मंथ, 1 महीने का एम्प्लॉय का सैलरी, तो एम्प्लॉय का सैलरी भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है। अब देखेंगे कि प्रीवियस 12 मंथ में है कि नहीं। अच्छा, एम्प्लॉय सैलरी 1 मंथ इंक्लूडिंग 3,000 सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 7,000। अच्छा, कुछ नहीं बोला है तो हम मान लेंगे कि ये 1 महीने का है, वो प्रीवियस 12 मंथ का ही हुआ है, ठीक है ना, प्रीवियस 12 मंथ में ही आता है। तो 1 महीने का सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, और इसमें 3,000 का मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी इसमें नहीं आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आता है।
तो 7,000 में से 3,000 जो डायरेक्टर का सैलरी है उसको आउट करेंगे, जो बाकी बचेगा वो एम्प्लॉय का सैलरी बचेगा उसको हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स भी प्रेफरेंशियल कैटर में आता है। तो देखेंगे इनकम टैक्स 2011-12 का है 4,000, 2012-13 का है 10,000 और 2013-14 का है 1,000। नीचे कुछ बोला है असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर 2011-12, मतलब 2011-12 का जो टैक्स का असेसमेंट हुआ है वॉज कम्प्लीटेड ऑन कब 30/11/2012, ये 2012 में कंप्लीट हो गया है। एंड 2012-13 और 13-14 वाला मतलब इसका और इसका जब कंप्लीट हुआ है 30 जुलाई 2013, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में तो ये 30 जुलाई आता है ना 2013 में ही कंप्लीट हो रहा है ना। तो 2013 मतलब करेंट ईयर प्रीवियस 12 मंथ में फॉल हो गया है, प्रीवियस 12 मंथ में आ चुका है। ये जो 2000 ये वो इसका जो असेसमेंट हुआ है वो 2012 में हुआ है। तो 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 में तो ये डेट नहीं आएगा, ये 2012 प्रीवियस हो गया, प्रीवियस 12 मंथ के बाद चला गया। ठीक है ना, तो वो नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा, बाकी ये आएगा। ठीक है, और लोन फ्रॉम बैंक ये नहीं आता है। तो बाकी हम लिख लेते हैं फिर, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अगर इसको डिटेल में समझना है इसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद एक बार और एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा इजी तरीके से और। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, तो एम्प्लॉय सैलरी जो टोटल था 7,000, उसमें से 3,000 डायरेक्टर वाला सैलरी को माइनस कर लेंगे तो ये 4,000 का अमाउंट आ गया। उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो 2012-13 का लिया जाएगा और 2013-14 का लिया जाएगा, क्योंकि इनका जो असेसमेंट हुआ है वो प्रीवियस 12 मंथ में ही हुआ है। 10,000 और 4,000, नहीं 10,000 और 1,000, सॉरी 1,000, ठीक है ना, ये नहीं है, तो 11,000 ये हो गया और तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो ये प्रेफरेंशियल कैटर ये आ गया। प्रेफरेंशियल कैटर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देते हैं तो डिटेल में समझते हैं। देखो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये रहा 31 दिसंबर 2013, इसका जो प्रीवियस 12 मंथ मान के चलते हैं यहाँ 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने हो गए। ये टाइम पीरियड जो है वो यहाँ से यहाँ तक का समय जो है वो 12 मंथ है। तो यहाँ पे लिक्विडेट हो रहा है, तो मतलब इस डेट से इस 12 मंथ के बीच में जो कुछ भी होगा वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अगर नेचर का होगा तो कंसिडर किया जाएगा। इसके प्रीवियस डेट में अगर जो कुछ भी होता है वो हमें नहीं लेना है। ठीक है ना, तो जो क्या बोलते हैं इसमें जो लोकल टैक्स है वो 2011 का है, तो कहीं 2011 यहाँ रहा होगा। ठीक है, 2011 यहाँ रहा होगा, 2012 मान लेते हैं यहाँ रहा होगा, 2011 में लोकल टैक्स यहाँ है, तो ये लोकल टैक्स जो है वो इस 12 महीने के रेंज से आउट में है, ये आउट ऑफ रेंज है। ठीक है ना, आउट ऑफ कवरेज एरिया है, तो इसको नहीं लिया जाएगा, लोकल टैक्स ये नहीं आएगा। उसके बाद जो असेसमेंट ईयर 11-12 का, ठीक है, इस असेसमेंट ईयर 11-12 का जो टैक्स है, असेसमेंट ईयर 11-12 का जो टैक्स है वो कितना अमाउंट है, और टैक्स है 4,000। इसका जो असेसमेंट हुआ है वो कंप्लीट कब हुआ है, 30/11/2012, 30 नवंबर, तो कहीं 30 नवंबर इधर रहा होगा। ठीक, क्योंकि जनवरी 30 नवंबर कहीं मान लेते हैं यहाँ है 30 नवंबर 2012, 30 नवंबर 2012 कहीं, क्योंकि यहाँ पर जनवरी स्टार्ट हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, फिर यहाँ पर दिसंबर, मतलब ये दिसंबर और जनवरी शुरू हो गया, तो ये रहा नवंबर। तो देखो नवंबर में कंप्लीट हुआ, मतलब ये आउट ऑफ कवरेज एरिया है, ये जनवरी के बाद इधर आ रहा है, इसको जनवरी और दिसंबर के इसके अंदर आना चाहिए था, इसके अंदर में आना चाहिए था, 2013 के अंदर में, 2012 में कंप्लीट हो गया। तो ये जो टैक्स है ये नहीं दिया जाए, क्योंकि आउट ऑफ रेंज है, ये प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगा। करेंट जो मतलब कि जो लिक्विडेशन हो रहा है इस साल, इस ईयर में उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, और बाकी जो 2012-13, 2012-13 और 2013-14 का जो है टैक्स, उसका जो कैलकुलेशन हुआ है, कंप्लीटेड हुआ है, वो कहीं यहाँ हुआ है 30 जुलाई 2013 में। तो 1 जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया होगा, जुलाई में कंप्लीट हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, इसमें लिक्विडेट हो गया।
तो ये जो है वो लिक्विडेशन के प्रीवियस 12 मंथ के डेट में आ गया, तो ये जो लिया जाएगा किसका, 2012-13 का और 2013-14 का, ठीक है ना। तो इन 2 सालों का टैक्स जो है वो प्रेफरेंशियल कैटर में इंक्लूड कर देंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी वगैरह नहीं आता है, वो अनसिक्योर्ड में चला जाता है, लोन वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें समझना है चीज़ों को। प्रेफरेंशियल कैटर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो नंबर 2 देख लेना, और उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन क्वेश्चन बनाइए। जय हिंद।